एपिसोड 111। वेदू मान के ऑफिस में वह बस मुड़कर वापस जाने ही वाला था कि उसकी नज़र बाईं तरफ अंदर एक पत्थर की बेंच पर गई और उसके होठों पर एकदम से मुस्कान आ गई। वह उस पत्थर की बेंच की तरफ बढ़ गया। उसके पास जाकर वह खड़ा हुआ तो भी नित्या ने उसे सर उठाकर नहीं देखा। गौरव उसके बगल में खाली बेंच पर बैठ गया और उसने हल्के से कहा, आई एम सॉरी। नित्या ने उसे देखे बिना कहा, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। मैं तो बच्ची हूँ ना, तुम जाओ अपनी उस सना के पास। मैच्योर ब्यूटीफुल सना। अरे यार, मेरा वो मतलब थोड़ी था। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गौरव ने शांत आवाज में कहा। तो नित्या ने कहा, तुम सच में सॉरी हो? बहुत ज्यादा, गौरव ने पूरी सच्चाई से कहा। तो नित्या ने कहा, फिर तुम्हें ये सॉरी अर्न करनी पड़ेगी। गौरव ने बिना सोचे समझे एकदम से कह दिया, जो तुम कहोगी करूंगा। पक्का? नित्या ने मासूमियत से पूछा। प्रॉमिस, गौरव ने कहा। और अचानक ही उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी क्या कहा, और अब उसे लग रहा था कि वह बहुत बुरी तरह से पछताने वाला है। इधर वेदाक्षी अथर्व के साथ ऑफिस में थी और एक केस की फाइल रीड कर रही थी। यह एक मर्डर केस था। वेदाक्षी ने उस फाइल को रीड करते हुए अथर्व की तरफ देखा और फिर बोली, चाचू, ये सस्पेक्ट कुछ अजीब नहीं लग रहा? मुझे गड़बड़ घोटाला लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जिस इंसान का केस लिया है वही इसमें मुजरिम है। अथर्व ने उसे देखा और गहरी सांस लेकर बोला, देखो वेदू, हमारा पेशा ही ऐसा है कि हमें दोनों तरफ के पक्षों से डील करनी होती है। सही और गलत का फैसला अदालत का होता है और हार जीत हर केस में लगी रहती है। मैं यह नहीं कहता कि मैं हर एक केस जीत सकता हूँ। मेरे पास केस इस बुनियाद पर आते हैं क्योंकि मैंने अब तक जितने केस लड़े हैं उनमें से 90% मैंने जीते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि मैं हर केस जीत जाऊं। और दूसरी बात, अगर हमारे पास किसी मुजरिम का केस भी आ रहा है तो हमारे पेशे के अकॉर्डिंग हमारा यही धर्म है कि हम उसे बचाएं। हाँ, अगर तुम्हारा जमीन गवाही नहीं देता तो तुरंत मना कर दो। बात खत्म। वेदू ने उसे देखा फिर बोली, फिर आपने ये केस क्यों लिया? मुझे तो यही लग रहा है कि जो शख्स हमारे पास ये केस लेकर आया है वह खुद मुजरिम है। अथर्व ने गहरी सांस भरी और मुस्कुराकर बोला, बेटा, अभी तेरी स्टार्टिंग है। तुझे लोगों की परख करना नहीं आता। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे 50-50 चांसेस लग रहे हैं, इसलिए मैंने ये केस लिया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सब कुछ पैसों के लिए नहीं किया जाता। कुछ काम एक्सपीरियंस और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करने के लिए भी किए जाते हैं। समझी? वेदू ने अपना माथा खुजाते हुए कहा, आप और आपकी कॉम्प्लिकेटेड बातें, ये मेरी समझ के परे है। इससे अच्छा तो मेरा खड़ूस मान है, जो मुझे एजीवे में सब कुछ समझा तो देता है। अथर्व ने उसे घूर कर देखा और बोला, बेटा, मैंने कौन सा ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात कर दी जो तेरे समझ में ना आए हो? ज्यादा नाटक किया ना तो देखियो तू। चुपचाप से केस स्टडी करो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके नोट्स बना। वेदू का मुंह बन गया, लेकिन फिर भी वह अपने काम में लग चुकी थी। अथर्व उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा दिया। लंच टाइम हुआ और वेदाक्षी छुट्टी मारकर ऑफिस से निकल गई। उसने अथर्व को बस ये कहा कि घर जा रही है। बाकी अथर्व के लाख पूछने पर भी उसने एक बार भी नहीं बताया कि क्यों जा रही है, जबकि हमेशा तो वह शाम को मान के साथ जाती थी। लेकिन इधर वेदाक्षी अपना ऑफिस बंद करके मान के ऑफिस पहुंच चुकी थी। वह सीधा अंदर गई और रिसेप्शन पर जाकर बोली, खड़ूस मान कहाँ है? रिसेप्शन पर बैठी लड़की हैरान रह गई। उसने वेदाक्षी को देखकर कहा, एक्सक्यूज मी मैम, आप किसके बारे में पूछ रही है? वेदू को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कहा। उसने अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहा, ओह सॉरी, मेरा मतलब मानवीर राजावत। कहाँ है वह? रिसेप्शनिस्ट हैरान थी। उसने वेदाक्षी को देखा फिर बोली, मैम, आपके पास अपॉइंटमेंट है। वेदू ने अपने होठों को रोल किया और मुंह बनाकर बोली, मुझे भी अपॉइंटमेंट लाना था क्या? मुझे क्या पता। रिसेप्शनिस्ट को वह लड़की सच में क्यूट भी लगी और उसे ऐसा भी लगा कि ये दिमाग से थोड़ी पैदल है। भला ऐसी हरकतें कौन करता था? लेकिन वेदाक्षी तो वेदाक्षी थी। उसने अगले ही पल अपना फोन निकाला और बोली, 1 मिनट रुको। लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट ने उसके वॉलपेपर पर उसकी और मान की फोटो देखी तो हैरान रह गई। लेकिन तब तक वेदाक्षी फोन कॉल लगा चुकी थी। उसने निर्णय को कॉल किया था। निर्णय का फोन बजा तो उसने कॉल पिक करते हुए कहा, बोल बेटा, क्या हुआ? आज अपने जीजा की याद कैसे आई तुझे? वेदू ने मुंह बनाकर कहा, जीजू, मैं रिसेप्शन पर खड़ी हूँ। खड़ूस मान के पास जाना है। मेरे पास अपॉइंटमेंट भी नहीं है। निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, पहले तो मेरे भाई का नाम तमीज से लिया कर, और दूसरी बात, तू बोलती है तो ठीक है,
लेकिन कभी भी कहीं भी तेरे मुंह से सिर्फ खडूस मान निकलता है। आसपास देखकर बोला कर। उसने आराम से उसे समझाया। वेदू ने तुरंत कहा, मैं क्या करूं? जुबान पर यही नाम आता है, आदत हो गई है अब तो। निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा रुको, मैं आ रहा हूं। ये कहकर उसने फोन कट किया और बाहर आया। वह रिसेप्शन पर आया तो रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से कहा, सर आप यहाँ मुझसे कह देते। निर्णय ने रिसेप्शनिस्ट को देखा और बोला, इट्स ओके मिस लिली, वैसे भी मेरी साली यहाँ है तो मुझे तो आना ही था। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ कंफ्यूज होकर उसे देखा तो निर्णय बोला, इनसे मिलो, ये है मेरे बड़े भाई, यानी कि मान की वाइफ और मेरी साली, यानी कि मेरी वाइफ की छोटी बहन। लिली थोड़ी सी हैरान थी। क्या मतलब कि उसने इस कंपनी की लेडी बॉस से अपॉइंटमेंट मांग लिया था? लेकिन वेदाक्षी काफी क्यूट सी थी और उसने लिली की बात का बुरा भी नहीं माना था। वेदाक्षी ने मुस्कुराकर उसे हाय कहा और फिर बोली, नेक्स्ट टाइम मैं अपॉइंटमेंट लेकर आऊंगी, इस तरह से जीजू की जैक नहीं लगवाऊंगी। उसकी बात सुनकर निश्चय ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, यहाँ क्या कर रही हो तुम? अभी तो तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में होना चाहिए था। वेदू ने मासूमियत से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, भूख लगी थी जीजू और चाचू मुझे कब से फाइलों में उलझाए हुए थे, मुझे नहीं करना था काम, इसलिए मैं यहाँ भाग आई। निर्णय ने ना में गर्दन हिलाए और बोला, जा मान के केबिन में जा तो, मेरा दिमाग मत खा, वैसे भी मेरी अभी एक मीटिंग है। वेदू ने उसे देखा और बोली, खडूसमान फ्री है ना, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। निर्णय ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ चली आई है और बोल रही है डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, चुपचाप से केबिन में जा, मुझे भी अपनी मीटिंग के लिए जाना है। वेदाक्षी ने दांत दिखाए और तुरंत मान के केबिन की तरफ चली गई। उसने बिना नॉक किए दरवाजा खोला और अंदर आ गई। माँ को जब एहसास हुआ कि कोई आया है तो उसने सिर उठाकर देखा। सामने वेदाक्षी को देखकर वह हैरान था। उसने वेदू को देख कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो तुम्हारा ऑफिस टाइम है ना? वेदू सीधे जाकर उसकी गोद में बैठ गई। मान हैरान था, आखिर इस लड़की को हुआ क्या था? वेदू ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। मान ने हैरानी से कहा, हाँ ठीक है, लेकिन ये कौन सा तरीका है? वेदू ने उसकी बात को इग्नोर किया और बोली, खाना मंगवाओ खडूस मान, भूख लगी है जोरों की। सिर्फ तुम्हारे पास आने के लिए मैंने अपना ऑफिस बंक मारा है। पता भी है तुम्हें कितना इम्पोर्टेंट कैसे रीड कर रही थी मैं, चाचू को चकमा देकर भाग कर आई हूँ। मान ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम भाग कर आ रही हो? वेदू ने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर उसे देखा और फिर बोली, बता कर आई हूँ उनको, चाहो तो फोन करके पूछ लो। मान ने एक राहत की सांस ली। वेदाक्षी ने उसके सीने पर अपना सर टिका दिया। मान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ है? तुम्हारा ये रिएक्शन मुझे नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रहा, कुछ चाहिए क्या? वेदू ने उसे देखा फिर बोली, अभी तो भूख लगी है, खाना चाहिए। मान ने तुरंत अपना इंटरकॉम उठाया और अपने असिस्टेंट को कॉल करके खाना ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर में उन दोनों का खाना आ चुका था। वेदाक्षी ने जैसे ही खाना देखा तुरंत उठकर सोफे पर जाकर बैठ गई। मान भी उसके पीछे पीछे चला आया। वेदाक्षी ने खाना सर्व किया और दोनों आराम से अपना खाना एंजॉय करने लगे। मान के लिए ये मोमेंट स्पेशल थे क्योंकि इनमें वेदाक्षी उसके साथ थी। एपिसोड 112 मिस कियारा कौशिक। मान ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम भाग कर आ रही हो? वेदू ने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर उसे देखा और फिर बोली, बता कर आई हूँ उनको, चाहो तो फोन करके पूछ लो। मान ने एक राहत की सांस ली। वेदाक्षी ने उसके सीने पर अपना सर टिका दिया। मान ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, क्या हुआ है? तुम्हारा ये रिएक्शन मुझे नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रहा, कुछ चाहिए क्या? वेदू ने उसे देखा फिर बोली, अभी तो भूख लगी है, खाना चाहिए। मान ने तुरंत अपना इंटरकॉम उठाया और अपने असिस्टेंट को कॉल करके खाना ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर में उन दोनों का खाना आ चुका था। वेदाक्षी ने जैसे ही खाना देखा तुरंत उठकर सोफे पर जाकर बैठ गई। मान भी उसके पीछे पीछे चला आया। वेदाक्षी ने खाना सर्व किया और दोनों आराम से अपना खाना एंजॉय करने लगे। मान के लिए ये मोमेंट स्पेशल थे क्योंकि इनमें वेदाक्षी उसके साथ थी। खा पीकर वेदू ने सोफे पर पसारते हुए कहा, मजा आ गया, कसम से अगर चाचू के साथ रहती ना तो मैं इतना अच्छा खाना मिस कर देती। और जहाँ खाना होता है वेदू वही होती है। उसकी बात सुनकर मान को हंसी आ गई। उसने वेदाक्षी को देखते हुए कहा, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रही हो?
या तो तुम्हें ऑफिस होना चाहिए था, और अगर तुम ऑफिस से आए भी तो तुम्हें घर जाना चाहिए था। यहाँ क्यों आए? वेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हें तो सरप्राइज का मतलब भी नहीं पता होता। तुम बहुत दुष्ट हो खड़ूस मान। मेरे एफर्ट्स तुम्हें दिखते ही नहीं है। मान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर उसके गाल को सहलाते हुए बोला, तुम्हारे एफर्ट्स भी दिखते हैं और तुम भी। समझी? वेदाक्षी उसे देखने लगी कि मान बोला, अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ रुकने वाली हो या फिर घर जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, वेदू ने तुरंत जवाब दिया। मान ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, फिर तुम यहीं बैठकर अपनी केस की फाइल स्टडी करो, मैं अपना काम करता हूँ। ये कहते हुए वह वापस अपने डेस्क की तरफ बढ़ गया। वेदाक्षी ने सोफे पर चौकड़ी मारकर बैठते हुए मन ही मन कहा, यहाँ भी काम। उसने एक नज़र मान को देखा, जो अपनी चेयर पर जाकर बैठ चुका था और वापस अपने काम में बिजी हो चुका था। उसे पता था मान को कम के बीच में वह डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी, और वैसे भी उसके पास मान को डिस्टर्ब करने के लिए घर में ढेर सारा टाइम होता था। इसीलिए वह भी अपनी फाइल निकालकर उसकी स्टडी करने लगी। जो वह वहां पर कर रही थी, वह साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखती जा रही थी। मान ने एक नज़र उसे देखा और उसे अपने काम में लगे देखकर मुस्कुरा दिया और फिर से अपने काम में बिजी हो गया। अभी लगभग आधा घंटा ही हुआ था कि मान की नज़र एक बार फिर वेदाक्षी की तरफ गई, और वह देखकर हैरान हो गया कि वो सोफे पर बैठे बैठे ही सो चुकी थी। उसने अपना सरना में हिलाते हुए कहा, क्या होगा इसका? वह उठा और वेदाक्षी की तरफ बढ़ गया। उसने वेदाक्षी के पास आकर उसे ठीक से सोफे पर लेटाया और उसकी गर्दन के नीचे कुशन अरेंज कर दिया। उसने पास में ही पड़ी ब्लैंकेट को वेदू के ऊपर डाल दिया और प्यार से उसके चेहरे को सहलाकर मन ही मन बोला, कभी कभी मुझे सच में यकीन नहीं होता कि तुम 24 साल की हो। मुझे यही लगता है कि तुम अभी भी बच्ची। उसने झुककर उसकी माथा चूमा और वापस अपने डेस्क पर जाकर अपने काम में लग गया। इधर रुद्रिका अपने ऑफिस में थी, तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक किया तो उधर से निर्णय ने कहा, मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, अभी लंच टाइम हो रहा है, तो सोचा तुमसे पूछ लूँ कि चल रही हो। साथ लंच करने के बाद तुम वापस आ सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। रुद्रिका ने अपना शेड्यूल देखा और बोली, मेरी मीटिंग नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, मेरा वेट करो। कि तभी निर्णय बोला, तुम वेट करो, मैं 5 मिनट में तुम्हारे ऑफिस के नीचे पहुँच रहा हूँ, जल्दी से नीचे आ जाओ। ये कहते हुए उसने कॉल कट कर दिया। रुद्रिका ने जल्दी से अपना हैंडबैग उठाया और फ़ोन लेकर केबिन से निकल गई। वह नीचे आए तब तक निर्णय पहुंच चुका था। वह अपनी कार से टेक लगा कर खड़ा रुद्रिका का वेट कर रहा था। रुद्रिका ने उसे देखा तो मुस्कुराकर उसके पास गई और निर्णय ने सीधा उसे अपने सीने से लगा लिया। एक पल को रुद्रिका हैरान होकर बोली, ये क्या था? निर्णय ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, हमारी डेटिंग वाले दिन याद आ गए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर रुद्रिका हंस पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, चलो भूख लगी है यार। निर्णय ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला और रुद्रिका पैसेंजर सीट पर बैठ गई। निर्णय आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और फिर उसने अपनी कार आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद निर्णय ने कार रोकी और दोनों कार से बाहर निकलकर रेस्टोरेंट में चले आए। रुद्रिका ने उसे देख कहा, तुम्हारी मीटिंग यही होने वाली है? निर्णय ने हामी भरी और बोला, हाँ, क्लाइंट को मैंने यही बुला लिया है। वैसे भी प्राइवेट रूम बुक कर रहा हूँ तो तुम्हारे जाने के बाद मैं आराम से मीटिंग कर सकता हूँ, और तुम अगर वहाँ रही भी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रिका ने उसे एक लुक दिया और बोली, भूलो मत, तुम्हारी सबसे बड़ी राइवल हूँ मैं। निर्णय ने उसके कुछ करीब होते हुए कहा, मेरी राइवल हो मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि मेरी यह सबसे बड़ी राइफल अपने उसूलों की कितनी बड़ी पक्की है, इसीलिए इस बात की तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। उसकी बात सुनकर रुद्रिका मुस्कुरा दी। निर्णय ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अब चलो। दोनों अपने पहले से बुक किए हुए रूम में आए और निर्णय सब कुछ रुद्रिका की पसंद का ऑर्डर किया। रुद्रिका ने उसे देख कहा, वैसे अचानक से तुम्हें लंच की क्या सूझी? कुछ नहीं, कल हमने फाइट की थी तो सोचा क्यों ना कंपनसेशन के तौर पर एक लंच तो बनता ही है। निर्णय ने कुछ प्यार से कहा। रुद्रिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोली, हमने फाइट नहीं की थी, वह तो तुम्हें भी पता है कि यह बिजनेस के मामले में हम दोनों कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। निर्णय मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में ही उन दोनों का ऑर्डर आ चुका था। दोनों ने आराम से खाना खाया और तब तक निर्णय के क्लाइंट भी आ चुके थे। रुद्रिका ने निर्णय को देखा और बोली, मैं चलती हूँ, तुम अपनी मीटिंग कंटिन्यू करो। अभी निर्णय से कोई जवाब देता उससे पहले ही रूम का दरवाजा खुला
और एक लगभग 28-29 साल की लड़की कमरे में एंटर हुई। उस लड़की को देखते ही रुद्रिका के हाव भाव बदल गए। निर्णय ने रुद्रिका के चेहरे को देखा और फिर उस लड़की को। उस लड़की ने निर्णय के पास आकर उसके सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर राजावत। निर्णय ने भी उससे हाथ मिलाया और बोला, हाय मिस कौशिक। तभी उस लड़की ने रुद्रिका को देखा और फिर तंज कसते हुए बोली, क्या बात है, 2 राइवल्स एक साथ, ये तो 8वां अजूबा हो गया। उसे लड़की के तंज को निर्णय और रुद्रिका दोनों ही अच्छे से समझ रहे थे। रुद्रिका ने उस लड़की को देखते हुए कहा, वह क्या है ना मिस कियारा, हमारा उसूल है कि हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखते हैं, और हम साथ हैं या अलग अलग हैं इससे आपको कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। निर्णय को सच में अब ये मिस कौशिक कुछ अजीब लगने लगी थी। हालांकि उनकी कंपनी एक डील के लिए मिली थी, लेकिन उसकी मुलाकात सिर्फ उसके सेक्रेटरी से हुई थी। वह कियारा से पहली बार मिल रहा था। उसे नहीं पता था कि वह कैसी लड़की है, लेकिन पहली ही मुलाकात में निर्णय पर उसका इंप्रेशन बिल्कुल उल्टा पड़ा था, और उस पर उसका रुद्रिका को इस तरह देखना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अचानक ही निर्णय ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर रुद्रिका की कमर पर रखा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, हम साथ में घर चलेंगे, तुम थोड़ी देर मेरा वेट कर सकती हो ना। रुद्रा उसे हैरानी से देखने लगी, लेकिन कुछ सोचकर उसने हामी भर दी और बोली, ठीक है मैं थोड़ी देर रुक सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। जाहिर था निर्णय का इंटेंशन उस लड़की को यह जताना था कि उन दोनों का रिलेशन प्रोफेशनल से बढ़कर भी कुछ था, और पर्सनल लाइफ में उनका रिलेशन क्या था यह शायद उसे लड़की की समझ के परे होने वाला था। निर्णय ने कियारा को देखा और बोला, तो मीटिंग शुरू करें मिस कौशिक। कियारा ने तुरंत कहा, पर मिस्टर राजावत ये कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, यहाँ कोई और कैसे मौजूद हो सकता है, और स्पेशली जब वह राइवल कंपनी का हो। निर्णय ने कियारा को देखते हुए कहा, आपको मीटिंग करनी है तो आप कर सकती हैं, वरना आप वापस लौट सकती हैं, मेरे पास और भी बहुत काम है। और दूसरी बात, हर किसी के मन में चोर नहीं होता, और यह मीटिंग कितनी ही कॉन्फिडेंशियल क्यों ना हो, मेरी पत्नी से मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। कियारा कुछ घूर कर रुद्रिका को देखने लगी थी कि तभी निर्णय ने कुछ सख्त आवाज में कहा, नजरें नीचे। उसकी तरफ आंख उठाने वालों की आंखें नोचना मैं अच्छे से जानता हूँ। बेहतर होगा कि आप अपनी लिमिट में रहे, और दूसरी बात, मुझे अब आपसे कोई मीटिंग नहीं करनी। हमारी जिस डील पर बात चल रही थी वह डील में कैंसिल कर रहा हूँ। कियारा उसकी सख्त आवाज से कुछ घबरा गई, लेकिन उसकी दूसरी बात ने उसे जोरों का झटका दे दिया था। उसने हैरानगी से कहा, पर मिस्टर राजावत आप ऐसा नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार है, बस आज फाइनल डिस्कशन होकर एक साइन ही तो करना था। निर्णय ने जवाब देते हुए कहा, और वह फाइनल डिस्कशन नहीं हो रहा है, मैं कोई साइन नहीं करने वाला, और मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ अब कोई डील नहीं करेगी, ना अब और ना ही कभी फ्यूचर में। ये कहकर निर्णय ने रुद्रिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। कियारा पैर पटक कर रह गई। उसने मन ही मन कहा, रुद्रिका तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी हो कैसे सकती है। मन ही मन उसने रुद्रिका से बैर बांध लिया था। एपिसोड 113 वन वुमन मैन। कमेंट भी कर दिया करो यार, रोज रोज थोड़ी बोलना पड़ता है। निर्णय ने कुछ सख्त आवाज में कहा, नजरें नीचे। उसकी तरफ आंख उठाने वालों की आंखें नोचना मैं अच्छे से जानता हूँ। बेहतर होगा कि आप अपनी लिमिट में रहे, और दूसरी बात, मुझे अब आपसे कोई मीटिंग नहीं करनी। हमारी जिस डील पर बात चल रही थी वह डील में कैंसिल कर रहा हूँ। कियारा उसकी सख्त आवाज से कुछ घबरा गई, लेकिन उसकी दूसरी बात ने उसे जोरों का झटका दे दिया था। उसने हैरानगी से कहा, पर मिस्टर राजावत आप ऐसा नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार है, बस आज फाइनल डिस्कशन होकर एक साइन ही तो करना था। निर्णय ने जवाब देते हुए कहा, और वह फाइनल डिस्कशन नहीं हो रहा है, मैं कोई साइन नहीं करने वाला, और मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ अब कोई डील नहीं करेगी, ना अब और ना ही कभी फ्यूचर में। ये कहकर निर्णय ने रुद्रिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। कियारा पैर पटक कर रह गई। उसने मन ही मन कहा, रुद्रिका तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी हो कैसे सकती है। मन ही मन उसने रुद्रिका से बैर बांध लिया था। रात के 11 बज गए थे, और मॉल के बाहर कार के पास खड़ा गौरव खुद को कोसे जा रहा था। हर उस शब्द के लिए जो उसने कहा था। उसका चेहरा बोरियत और उदासी से भरा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ देर और वो यहाँ रहा तो पक्का रो देगा। आज का पूरा दिन उसका सिर्फ इस मॉल से उस मॉल में नित्या को ले जाने और उसके साथ शॉपिंग करने में बीत गया था।
उसे पहले लगा था कि वह खुद के लिए कुछ एक आध कपड़े लेगी, पर उसने उसे हजारों कपड़े ट्राई कर कर के पूछा कि ये कैसी है या वो कैसी है, पर जिसमें भी वह कहता कि हाँ वह उस पर अच्छी लग रही है, नित्या तुरंत उसे वहीं रख देती। उसने कुछ चिढ़कर कहा भी कि अगर तुम्हें मेरे पसंद के कपड़े रिजेक्ट ही करने हैं तो पूछ क्यों रही हो। उसके जवाब में बस उसे आंखों की भयानक घूर मिली और उसने अपने मुंह पर ताला लगाना ही बेहतर समझा और कपड़े लेने का सिलसिला अब तक उसी तरह चल रहा था। वह सामने देख रहा था जहां नित्या उन से दुकान कुछ और देर खोलने के लिए बहस कर रही थी और दुकानदार उसे हर हाल में भगाने का अथक प्रयास कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसकी तरफ बढ़ गया। उसने उसे पकड़कर पीछे करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? उन्हें भी घर जाना होता है, हम लोग कल फिर आ जाएंगे, अब चलो यहाँ से। अरे पर मुझे, वह कह ही रही थी कि तभी दुकानदार ने कहा, कैसी पागल लड़की है भाई, ले जाओ इसे, पूरा दिमाग खराब। वह कह ही रहा था कि गौरव ने एकदम से उसकी कॉलर पकड़ ली और कुछ गुस्से से कहा, एक भी गलत वर्ड नहीं, वरना यही जुबान खींच लूंगा तेरी। दुकानदार सकपका गया और गौरव ने उसे झटक कर छोड़ दिया और फिर नित्या की कलाई पकड़कर उसे कार की तरफ ले जाने लगा। वह भी बिना किसी प्रोटेस्ट के जा रही थी। वह भी एक सेकंड पहले के गौरव के बिहेवियर से हैरान थी। कार में काफी देर तक चुप्पी छाई रही और फिर गौरव ने कहा, तुम्हें भूख लगी है? नित्या ने उसकी तरफ देखा और उसने फिर एकदम से कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुमने भी अब तक कुछ नहीं खाया ना? मैंने इसलिए ही पूछा, गौरव ने सड़क को देखते हुए कहा। तो नित्या ने कहा, इट्स ओके, मुझे भी जब भूख लगी होती है न तो मैं चिढ़ जाती हूँ, गुस्सा भी आता है। वो भूख की वजह से गुस्सा नहीं था, गौरव ने अपना चेहरा न्यूट्रल रखते हुए कहा। तो नित्या ने फिर कहा, तो फिर वो बस, पता नहीं, वो तुम्हें कुछ भी कह रहा था इसीलिए शायद। गौरव ने खुद को सामान्य रखते हुए कहा, ऐसे ही थोड़ी कुछ होता है, कोई वजह होती है हर चीज की। नित्या ने भी फ्लो में कह दिया। उसने सोचा नहीं था कि गौरव उसकी इस बात को कैसे लेगा। गौरव हल्का सा ठिठक गया और फिर उसने कहा, कुछ चीजें बेवजह होती हैं और आजकल मेरे साथ हर चीज बेवजह हो रही है और मुझे भी कुछ पता नहीं है क्यों। हर क्यों का जवाब नहीं होता, गौरव ने हल्की गंभीरता से कहा, पर नित्या ने उसकी बातों को इतना ध्यान से नहीं लिया था। उसने कहा, हफ, इतना ज्ञान तो मेरे सर के ऊपर से चला गया और मुझे भूख भी लगी है। मैं किसी रेस्टोरेंट पर रोकता हूँ, गौरव ने कहा। तो नित्या ने कहा, नहीं नहीं, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना। तो फिर? गौरव ने कंफ्यूज होकर पूछा। तो नित्या ने कहा, तुम्हारे हाथ का खाना खाना है मुझे। क्या? गौरव ने एकदम से कहा। तो नित्या ने आंखें मिचकर कहा, टची, चीख क्यों रहे हो, खाना खाने कहा है, तुम्हें जहर खाने को नहीं कहा, वो ज्यादा बेटर होता, गौरव ने जवाब में कहा। तो नित्या ने उसे घूरते हुए कहा, सॉरी अर्न करनी है या नहीं? गौरव ने उसे घूर कर देखा और फिर दांत पीसकर अपनी घर की तरफ कर मोड़ दी। कुछ ही देर बाद वह किचन में उलझा पड़ा था और नित्या आराम से हॉल में सोफे पर बैठी कार्टून देख रही थी और उसके हाथ में एक चॉकलेट का रैपर था। उसने चॉकलेट खाने से ज्यादा अपने होठों के आसपास पोत लिया था। वहीं गौरव थोड़ा सा चिढ़कर किचन में काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह एक बाउल लेकर आया और उसने प्लेट लगाई और बोला, आ सकती हो अब तुम खाने को, या गोद में उठाकर लाना होगा? गौरव ने दूसरा बाउल भी लाते हुए कहा। तो नित्या ने उसे आंखें छोटी करके उसे देखा और फिर उसके होंठ टेढ़े करके एक मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे गोद में उठाना चाहते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, बच्ची नहीं हो तुम, और न ही पैरों में मेहंदी लगी है तुम्हारे, चुपचाप इधर आकर खाओ, गौरव ने सख्ती से कहा। तो नित्या ने मुंह बना लिया और बोली, ठीक है, आ रही हूँ, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी गोद में घूमने का, तुम कोई सलमान खान थोड़ी हो। आए बड़े। नित्या बड़बड़ाती हुई टेबल तक गई और खाने का सुगंध लेती हुई बोली, वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया है, खाने में भी टेस्टी ही होगा। गौरव ने उसे आंखें छोटी करके देखा, पर असल में वह उसकी बच्ची जैसी मासूम हरकतों को देखकर अपने चेहरे पर आ रही स्माइल को छुपाने की कोशिश कर रहा था। नित्या ने कहा, वैसे तुम्हें पता है तुम जब बातें मानते हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। गौरव का चेहरा लाल पड़ गया और उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पता नहीं क्यों नित्या के शब्दों ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी थी। फिर उसने हल्के से गला साफ करते हुए कहा, अहम, अब खाओ, वरना मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। नित्या ने उससे मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाने की फरमाइश की थी और उसने बनाया भी बहुत अच्छा था। नित्या ने कहा, सर्व तो करो।
गौरव ने उसे घूरा और फिर जबरदस्ती की स्माइल के साथ उसे परोसते हुए कहा, और कोई हुक्म महारानी सा? कहे तो खिला भी दूं। अच्छा आइडिया है, इतने प्यार से बनाया है तो अपने हाथों से खिला भी दो। नित्या ने अपने चेहरे को हाथ पर टिकाते हुए उसे मासूमियत से कहा। तो गौरव चिढ़ गया और उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं मैं, चुपचाप अपने हाथों से खाओ। ठीक है मत खिलाओ। ये वन वुमन मैन की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, जैसे व्रत लिया हो कि अपने हाथों से सिर्फ अपनी बंदी को ही खिलाओगे। नित्या ने यूं ही कह दिया। गौरव ने उसे देखा और फिर कहा, तुमसे मतलब? बिल्कुल भी नहीं, मेरी बला से। ये कहकर वह खाने लगी और पहला निवाला खाते ही उसने आंखें बंद कर ली और उसके मुंह से उम की आवाज आई। उसने बड़ी बड़ी आंखें करके कहा, तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आई लव इट। नित्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी और गौरव की सांसें एकदम से अटक गई थीं। उसे कुछ तो हो रहा था जो उसे भी समझ नहीं आ रहा था, पर नित्या की खुशी उसे जैसे बहुत ज्यादा अनमोल लग रही थी। उसके होठों पर भी बरबसी मुस्कान आ गई और उसने अपने कंधे उठाकर कहा, मुझे आता है बस। थैंक गॉड कि तुम्हारा सिर्फ अपनी बंदी के लिए कुक करने का कोई रूल नहीं है, वरना मैं आज ये मिस कर देती। सना इज रियली लकी। नित्या ने शुरुआती बात तो यूं ही कह दी थी, बट लास्ट के शब्द बोलते हुए उसके आवाज में एक हल्की सी कसक थी। गौरव शायद उसे पहचान नहीं पाया और उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। और सना बीच में कहाँ से आ गई? कुछ नहीं, आई एम सॉरी, लो तुम भी खाओ। कहते हुए नित्या ने बात बदलने की कोशिश की। गौरव पहले तो मना करने वाला था, पर उसने नित्या के हाथ से पता नहीं क्यों उसे अंदर से जैसे किसी ने कहा खा लेना चाहिए, और उसने आगे बढ़ के निवाला मुंह में ले लिया। नित्या ने उसे देखते हुए कहा, बढ़िया है ना? गौरव ने हल्के से हाँ में सर हिला दिया और उसने सर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी। वह सच में कहने वाला था कि उसने बनाया वो इतना अच्छा नहीं था। नित्या की वजह से वह और ज्यादा अच्छा लग रहा था उसे। गौरव तू पागल हो गया है, उसने खुद को डपटा। तभी नित्या का फोन बजा और गौरव ने उसकी तरफ देखा और फिर घड़ी को। अचानक से एक अजीब सी पोसेसिवनेस ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत कहा, इतनी रात गए किसका फोन है? इससे पहले कि वह कुछ और सोचता, उसके मुंह से एकदम से वो सवाल फिसल गया। नित्या ने उसे एक आईब्रो उचका कर देखा और फिर इग्नोर करते हुए कहा, आदित्य का, 1 सेक। नित्या ने तो बस नॉर्मली जवाब दे दिया था, पर अब गौरव की बेचैनी बढ़ गई थी। अजीब हाल था उसका, वह उसकी नहीं थी और नहीं वह ऐसा कुछ चाहता था, फिर भी उसके लिए बेचैन था। एपिसोड 114 रुद्रिका का गुस्सा। भाई ये गौरव वह है ना जिसे मां ने नित्या को उधार दिया था, और अब नित्या उधार में आए अपने इस असिस्टेंट का पूरा फायदा उठा रही है। इसलिए कंफ्यूज मत होइए, और अगर नाम में मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है तो यार थोड़ा सा समझ जाओ, मैं भूल गई होगी। नित्या ने उसे देखते हुए कहा, बढ़िया है ना? गौरव ने हल्के से हाँ में सर हिला दिया और उसने सर दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी। वह सच में कहने वाला था कि उसने बनाया वो इतना अच्छा नहीं था। नित्या की वजह से वह और ज्यादा अच्छा लग रहा था उसे। गौरव तू पागल हो गया है, उसने खुद को डपटा। तभी नित्या का फोन बजा और गौरव ने उसकी तरफ देखा और फिर घड़ी को। अचानक से एक अजीब सी पोसेसिवनेस ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत कहा, इतनी रात गए किसका फोन है? इससे पहले कि वह कुछ और सोचता, उसके मुंह से एकदम से वो सवाल फिसल गया। नित्या ने उसे एक आईब्रो उचका कर देखा और फिर इग्नोर करते हुए कहा, आदित्य का, 1 सेक। नित्या ने तो बस नॉर्मली जवाब दे दिया था, पर अब गौरव की बेचैनी बढ़ गई थी। अजीब हाल था उसका, वह उसकी नहीं थी और नहीं वह ऐसा कुछ चाहता था, फिर भी उसके लिए बेचैन था। नित्या तो खा पी कर गौरव के घर में डेरा जमा कर आराम से सो गई। उसे कोई परवाह ही नहीं थी और न ही उसे यह फिक्र थी कि वह किसी लड़के के साथ अकेले घर में थी। उसे खुद नहीं पता था कि वह गौरव पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करने लगी थी। उसे गौरव पहली नज़र में पसंद जरूर आया था, लेकिन किसी पर इतना भरोसा भी नहीं किया जा सकता जितना नित्या गौरव पर कर रही थी। लेकिन गौरव अच्छे से अपनी लिमिट्स भी जानता था और एक लड़की की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है ये भी उसे बखूबी आता था। खैर धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे। मान और वेदाक्षी का रिश्ता सही लाइन पर आ चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रहते और वक्त बिताते। वेदाक्षी का बचपना मान के सामने अब भी कायम था, लेकिन कहीं ना कहीं मान के साथ रहते रहते उसमें मैच्योरिटी आने लगी थी। वह बातों की सीरियसनेस को समझने लगी थी
और हर बात को मजाक में लेना उसने छोड़ दिया था। इस बीच अगर कुछ बदला था तो वह था वेदाक्षी के एहसास। मान को लेकर उसके एहसास सच में काफी बदलने लगे थे। शुरू में उसे मान से चिढ़ होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसने मान को जाना समझा तो उसे वह एक अच्छा इंसान लगा। फिर उससे दोस्ती हुई और अब वह एहसास आज दोस्ती से भी बढ़कर कुछ और होने लगे थे। हालांकि वेदाक्षी ने इन एहसासों को कोई नाम नहीं दिया था और न ही वह पूरी तरह से समझ रही थी, लेकिन फिर भी मान का आसपास होना उसके लिए सुकून भरा होता था। अध्याय भी अब वेदू की तरफ से निश्चित हो चुका था। उसने मान को देखा था और मान की वेदाक्षी को लेकर फिक्र को भी देखी थी, और तब से ही अध्याय के दिल में मन को लेकर सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे। एक रोज रुद्रिका रेस्टोरेंट में आई थी। उसकी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। मीटिंग होने के बाद क्लाइंट जा चुके थे, लेकिन वह अब भी वहीं बैठी अपनी कॉफी का वेट कर रही थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए उसने अपने लिए काफ़ी ऑर्डर की थी। लेकिन तभी उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, जिसने कहा, क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें आज भी पता लग गया कि निर्णय किसी डील के लिए यहाँ किसी क्लाइंट से मिलने आने वाला था, जो उसके पीछे पीछे यहाँ तक चली आई? रुद्रिका ने आंखें तरेर कर उसे देखा। वह कियारा थी। रुद्रा ने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कहोगी और मैं मान लूंगी? अगर निर्णय यहाँ आया भी है या फिर आता भी है, यह उसका पर्सनल मैटर है और अपने बिजनेस के लिए वह जो चाहे वह फैसला कर सकता है। इसमें मैं दखलंदाजी करने वाली कोई नहीं होती। और तीसरी बात, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रा ज़रूरत नहीं है, और उससे भी ज़्यादा तुम्हें निर्णय के बारे में सोचने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में सोचने वाले काफ़ी लोग हैं, उसके घर परिवार के लोग, उसका भाई और मैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। कियारा ने अपने दांत भींच लिए। रुद्रिका की हाजिर जवाबी उसे चिढ़ा रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था। उसने रुद्रिका को देख कहा, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बेस्ट हो, है ना? तुम्हारी वजह से मैंने निर्णय को खो दिया। तुम जानती थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। रुद्रिका ने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए उठकर कहा, पसंद और प्यार में फ़र्क होता है कियारा। जिस दिन समझ जाओगे खुद ब खुद सब कुछ जान जाओगी। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैंने निर्णय को तुमसे नहीं छीना है। निर्णय और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। कॉलेज की बातों को अब तक मन में गांठ लगा कर बैठी हो, इसलिए अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाए हो। कियारा ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे बारे में तुम कुछ भी बोलने वाली होती कौन हो? रुद्रिका ने तुरंत कहा, इस तरह मेरे बारे में बोलने वाली तुम कौन होती हो? हम दोनों के बाप ने हमें बिजनेस खड़ा करके दिया। फ़र्क बस इतना है कि मैंने अपने पापा के बनाए नाम और शोहरत को बरकरार रखा और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, और तुमने अब तक ऐसा कोई तीर नहीं मार लिया। इसलिए मुझे सुनाने से बेहतर होगा तुम अपने काम पर और बिजनेस पर ध्यान दो, वरना पता लगा कि जो बचा है वह भी डूब जाए। ये कहते हुए रुद्रिका कियारा को वहीं छोड़कर चली गई। कियारा ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली और जबड़े भींच कर मन ही मन बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं रुद्रिका। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है, अब तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। कियारा की आंखों में रुद्रिका के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। इधर मान अपने ऑफिस में कुछ बेचैन सा बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो गलत था। पूरा दिन उसने अनमने ढंग से काम किया और फिर रात को घर लौट आया। वेदू ने उसे देखा तो जल्दी से उसके पास गई और चाय का कप उसे देते हुए बोली, कैसा रहा दिन तुम्हारा? मान ने उसे देखा और आराम से बोला, ठीक ठाक था। वेदू ने उसे देखते हुए कहा, तुम परेशान हो? मान ने चाय की एक सिप ली और बोला, नहीं परेशान नहीं हूँ, बस थकान हो गई है। वेदू ने उसकी बात सुनी तो जल्दी से उसके पीछे जाकर उसके कंधे और सर को दबाने लगी। मान के होठों पर बरबस ही एक मुस्कान खिल गई। वह देख रहा था इन दिनों वेदू को। उसका बिहेवियर पहले से ज़्यादा चेंज हुआ था और उससे भी ज़्यादा उसका वह बचपना मैच्योरिटी में बदलने लगा था। अगर इस वक्त पहले वाली वेदू होती तो मुंह बनाकर कुछ न कुछ ताना मार देती, लेकिन आज वह उसकी परवाह कर रही थी। मान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने लाकर बोला, बस करो हो गया। वेदाक्षी ने उसकी फिक्र करते हुए तुरंत कहा, मैं तुम्हारी तेल मालिश करूं? चंपी कर देती हूँ, तुम्हारी थकान पल भर में गायब हो जाएगी। माँ की नजरें वेदू पर ही अटक गई। ये लड़की दिन पर दिन उसके दिल में और दिमाग पर कब्जा किए जा रही थी, और इसका अंदाजा ना तो वेदू को था और ना ही मान को। मान ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं करना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर डिनर का वक्त हो गया, साथ में सब लोग डिनर करते हैं। वेदू ने हामी भरी। मान उठकर फ्रेश होने चला गया।
और फ्रेश होने के बाद वह सबके साथ डिनर के लिए आकर बैठ गया। मान परेशान था, ये बात निर्णय से छुपी नहीं थी। उसने इस बारे में रुद्रिका से भी जिक्र किया था। ये पिछले 2-3 दिनों से ही चल रहा था। मान को इस तरह परेशान देखकर निर्णय भी परेशान रहता था। उसे बस यही लग रहा था कि ना जाने उसे क्या हो गया है, जो वह इतना शांत हो गया था। निर्णय ने कुछ सोचकर आज मान से बात करने का सोच ही लिया था। आखिर उसे भी तो पता करना था उसकी उदासी का कारण क्या था। एपिसोड 115, निर्णय की मान को लेकर चिंता और तकरार। मान की नजरें वेदू पर ही अटक गई। ये लड़की दिन पर दिन उसके दिल में और दिमाग पर कब्जा किए जा रही थी, और इसका अंदाजा ना तो वेदू को था और ना ही मान को। मान ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं करना, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर डिनर का वक्त हो गया, साथ में सब लोग डिनर करते हैं। वेदू ने हामी भरी। मान उठकर फ्रेश होने चला गया, और फ्रेश होने के बाद वह सबके साथ डिनर के लिए आकर बैठ गया। मान परेशान था, ये बात निर्णय से छुपी नहीं थी। उसने इस बारे में रुद्रिका से भी जिक्र किया था। ये पिछले 2-3 दिनों से ही चल रहा था। मान को इस तरह परेशान देखकर निर्णय भी परेशान रहता था। उसे बस यही लग रहा था कि ना जाने उसे क्या हो गया है, जो वह इतना शांत हो गया था। निर्णय ने कुछ सोचकर आज मान से बात करने का सोच ही लिया था। आखिर उसे भी तो पता करना था उसकी उदासी का कारण क्या था। निर्णय ने सोचा था वह आज मान से बात करेगा, लेकिन खाना खाने के बाद मैन सीधा जाकर दवाएं लेकर सो गया। कभी कभार जब उसे स्ट्रेस ज्यादा होता था तो वह नींद की गोलियां खाता था, और आज भी उसने वही किया। निर्णय जब वेदाक्षी से मान के बारे में पूछने आया तब तक वह सो चुका था, और मान को सोते देखकर निर्णय को अंदाजा हो चुका था कि आज उसने नींद की गोलियां खाई है। अब निर्णय को और ज्यादा टेंशन होने लगी थी। वह यही सोच रहा था कि अचानक से मान को किस बात की टेंशन हो रही थी, और वह भला उसे क्यों नहीं बता रहा था। लेकिन इस वक्त निर्णय कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह वापस अपने रूम में लौट गया। रात के लगभग 1 बज चुके थे, और नित्या अब भी फोन पर बात कर रही थी। वही डाइनिंग हॉल में बैठा गौरव गुस्से से अपने निवाले चबा रहा था। वह नित्य के ही प्लेट से खा रहा था, जो उसे भी याद नहीं था। वह तो बस बालकनी में खड़ी नित्या को देख रहा था, जो कब से फोन पर बात कर रही थी, और उसके चेहरे से हंसी जा ही नहीं रही थी। 2 दिनों से नित्या रोज यही कर रही थी। वह गौरव के घर आकर डेरा जमाती और उसे देर रात तक जगाती, अपने लिए डिनर बनवाती और सॉरी के नाम पर उसका खूब फायदा उठाती। लेकिन आज वह गौरव को लेकर अपने अपार्टमेंट में आई थी, जहां पर वह कभी कभार आया करती थी जब उसे अकेला रहना होता था। गौरव के माथे पर बल पड़े हुए थे, और वह एक निवाला और खाते हुए उसे घूरते हुए चबा रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ऐसी भी क्या बात हो गई जो ये इतने देर से ऐसे हंसे जा रही है? मेरे बनाए खाने की भी कदर नहीं है। सही है बेटा गौरव, पिसे तू, नखरे उठाए तू, खाना बनाए तू, और हंसाए कोई और, यही होता है। कम से कम अच्छी सी तारीफ तो कर ही सकती थी। इतनी मेहनत की थी मैंने, मेरी तो किसी को कदर ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। गौरव ने उदासी से टेबल पर हाथ रखकर अपना सिर रख दिया और लेट गया। वह अब भी नित्या को ही देख रहा था। तभी नित्या ने फोन रखा और वापस आए। उसने अपनी प्लेट देखी जो अब पूरी खाली थी। उसकी आंखें बड़ी हो गई, और उसने कहा, तुमने मेरा पूरा डिनर खा लिया? इतनी जल्दी? बस अभी ही तो मैं गई थी। मैं 1 घंटा। गौरव ने मुंह बनाकर कहा। क्या? नित्या ने कंफ्यूज होकर कहा। तो गौरव ने उसे घूरा और कहा, 1 घंटा थोड़ी देर नहीं होता। और ऐसी क्या बात थी जो इतनी रात गए ही करनी थी? और इस तरह किसी भी अनजान लड़की से इतनी रात गए बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कौन कैसा है तुम्हें समझ भी नहीं है? अगर अंकल जी का ज्ञान खत्म हो गया हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने मेरा खाना क्यों खाया? नित्या ने कहा तो गौरव ने अपने सामने रखी प्लेट को देखते हुए कहा, तो और क्या करता? खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, और तुमने छोड़कर जाकर अन्न का अपमान किया था, और मुझे भूख भी बहुत लगी थी तो मैंने खा लिया। गौरव ने आराम से कहा। लेकिन नित्या चिढ़कर बोली, खा लिया? बस कह तो ऐसे रहे हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारी तो मेरा खाना खा लिया, मुझे भूख लगी है। गौरव ने उसकी बात पर कहा, तो तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। नित्या ने उसे घूरा तो वह उठ खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, काफी रात हो गई है। नित्या ने अपना फोन देखा और किसी को कॉल लगा दी। गौरव ने उसे देखा और उसके माथे पर फिर से बल पड़ गए। उसने उसे देखते हुए कहा, क्या कर रही हो तुमसे मतलब? नित्या ने बिना फोन से नजरें हटाए कहा।
और कुछ ही घंटियों के बाद किसी ने कॉल उठाई तो उसने कान से फोन लगाकर कहा, हेलो आदि, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। अब खाना कौन बनाएगा? क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को ले आओगे? उधर से आदित्य ने जवाब दिया तो नित्या खुश होकर बोली, और थैंक यू सो मच, सी यू सून, कम। गौरव जो वही खड़ा था उसकी मुट्ठी भींच गई और उसने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही नित्या ने कहा, तुम गए नहीं, जाओ और दरवाजा बंद कर देना। गौरव का मुंह हल्का सा खुल गया। उसने कहा, तुमने मुझे सॉरी दे दी। नित्या ने उसे देखा और फिर कहा, ओह, पर मैं तो गुस्सा थी ही नहीं, वो तो बस यूं ही। रिलैक्स एंड थैंक्स फॉर द डिनर, जो तुमने खा लिया। गौरव ने उसे देखा और कहा, क्या तुम्हें सच में इतनी ज्यादा भूख लगी है? नित्या ने उसे देखा और कहा, तो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ऑब्वियसली, बट इट्स ओके, आदि आ रहा है, वो कुछ लेते आएगा। सॉरी, मैं फिर से बना सकता हूँ, गौरव ने हल्के से कहा। तो नित्या ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, इट्स ओके, तुम्हें भी भूख लगी होगी, तुमने भी तो शाम से कुछ नहीं खाया था। एंड डोंट वरी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, नित्या ने कहा। तो गौरव ने उसे देखा। अब उसके पास रुकने की कोई वजह नहीं थी, पर उसका जाने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसे अपने पैरों में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे वह वही जम गए हों। गौरव ने बेमन से खुद को घसीटा और वहां से बाहर चला गया। उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह बड़बड़ाता हुआ चलने लगा, ऐसे तो बेमतलब रोकती रहती है, अब जब रुकने के लिए कहना चाहिए तो भेज रही है। है, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। और ये आदित्य है कौन? उसने खुद से ही सवाल किया, पर वह जवाब तो उसे मिलने से रहा और वह चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया। अगली सुबह दोपहर जैसा वक्त था। रुद्रिका अपनी एक मीटिंग खत्म कर जा ही रही थी कि वह किसी से टकरा गई। रुद्रिका ने हल्के से सॉरी कहा, पर जब उसने उसका चेहरा देखा जिससे वह टकराई थी तो उसके मुंह में जैसे एकदम से कड़वाहट घुल गई। कियारा उसके सामने खड़ी थी। उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, यू शुड बी। रुद्रिक की मुठियां भींच गई और उसने कहा, तुम्हारी बेवजह सबसे भिड़ने की आदत कभी नहीं छूटेगी ना। कल की इंसल्ट इतनी जल्दी भूल गई तुम, और आज फिर चली आई। बी केयरफुल कियारा, और यू विल बी एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रॉय, नॉट एवरीवन स्पेयर्स एवरीथिंग एवरी टाइम। कियारा ने दांत पीसकर उसे देखा और कहा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? रुद्रिका ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ बता रही हूँ क्योंकि जिस राह पर तुम चल रही ही वहाँ बर्बादी के अलावा कोई मंजिल नहीं है। कियारा ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, तुम्हें मंजिलों और रास्तों के बारे में क्या पता? तुम्हें तो सिर्फ छीनना आता है। तुम मंजिल की बात नहीं करो तो बेहतर। जिसने कभी आईना न देखा हो उसे कभी समझ नहीं आता कि वह कैसा दिखता है। लेट मी डू इट फॉर यू। अब देखो ना, तुम्हारे और मेरे, हम दोनों के ही फादर ने हमें अपनी कंपनी, शेयर और भरोसा दिया, और अथॉरिटी भी कि हम जैसे उसे बढ़ाना चाहे बढ़ा दें। जहां मैंने उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया तो तुम अब भी स्ट्रगलिंग डेज ही फंस कर रह गई। आई मीन ग्रो अप यार। अगर तुम्हें लगता है कि ये मुकाम मैंने छीनकर हासिल किया है तो सबसे बड़ी वजह यही है कि तुम आज यहाँ हो क्यों हो। रुद्रिका ने उसके सामने हाथ बांधकर खड़े होते हुए कहा, तुमने निर्णय को भी मुझसे छीना है। मैं उससे हमेशा से प्यार करती थी, पता नहीं कैसे तुम बीच में आ गई और उसे तुमसे प्यार हो गया, और आज तुम्हारी ये कंपनी भी इसीलिए इतनी बड़ी ऊंचाई पर है क्योंकि तुमने मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट छीना था। कियारा ने दांत पीसते हुए कहा। रुद्रा ने उसे देखा और तंज कसते हुए बोली, कब तक रट्टू तोते की तरह एक ही बात पर टकी रहोगी? रुद्रिका हल्के से हंसी और उसने आगे कहा, खुद को दिलासा देने के लिए ये बहाने अच्छे हैं, पर सच्चाई तुम्हें भी अच्छी तरह से मालूम है। निर्णय ने कभी तुम्हें प्यार तो दूर, तुम्हें उस नज़र से देखा तक नहीं था। और रही बात उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो तुमने अपने प्रोजेक्ट्स के डिफ़ॉल्ट को अच्छे से चेक नहीं किया, तो इसमें मेरी गलती नहीं। बिजनेस का रूल है काउंटर अटैक। आई वॉज जस्ट डूइंग माई जॉब। इफ़ यू आर्ट वेल इन योर्स देन दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। ये कहते हुई रुद्रिका उसके बगल से उसे कंधा मारती हुई निकल गई। कियारा दांत पीसकर उसे देखती रही और उसने कहा, बहुत ज़्यादा ही उड़ रही हो। अगर मैंने भी तुम्हारे पंख कतर कर तुम्हें नीचे न गिराया तो मेरा नाम भी कियारा नहीं। हर उस चीज़ का बदला लूंगी जो तुम्हारी वजह से मुझे फेस करना पड़ा। मैं बदला लेकर रहूंगी और फिर तुम आंसू बहाओगी। रुद्रिका। कियारा ने किसी को फ़ोन लगाया। कुछ ही घंटे के बाद किसी ने फ़ोन उठाकर दूसरी तरफ से कुछ कहा, तो कियारा ने कहा, काम हुआ। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और फिर कियारा ने कहा, जल्दी से जल्दी इंतजाम करो। मेन इवेंट में किसी भी हाल में रुद्रिका की प्रेजेंटेशन फेल होनी चाहिए और उसके सारे प्रोडक्ट्स भी बदल जाने चाहिए। दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा गया और कियारा ने फिर कॉल काट दी।
तो मिसेज रुद्रिका, अब देखते हैं तुम्हारी ये नाक और प्रेजेंटेशन को तुम कैसे बचाओगी, कियारा ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। एपिसोड 116 मान की परेशानी। बिजनेस का रूल है काउंटर अटैक। आई वॉज जस्ट डूइंग माई जॉब। इफ यू आर्ट वेल इन योर्स देन दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। ये कहते हुई रुद्रिका उसके बगल से उसे कंधा मारती हुई निकल गई। कियारा दांत पीसकर उसे देखती रही और उसने कहा, बहुत ज्यादा ही उड़ रही हो। अगर मैंने भी तुम्हारे पंख कतर कर तुम्हें नीचे न गिराया तो मेरा नाम भी कियारा नहीं। हर उस चीज का बदला लूंगी जो तुम्हारी वजह से मुझे फेस करना पड़ा। मैं बदला लेकर रहूंगी और फिर तुम आंसू बहाओगी रुद्रिका। कियारा ने किसी को फोन लगाया। कुछ ही घंटे के बाद किसी ने फोन उठाकर दूसरी तरफ से कुछ कहा तो कियारा ने कहा, काम हुआ। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया और फिर कियारा ने कहा, जल्दी से जल्दी इंतजाम करो। मेन इवेंट में किसी भी हाल में रुद्रिका की प्रेजेंटेशन फेल होनी चाहिए और उसके सारे प्रोडक्ट्स भी बदल जाने चाहिए। दूसरी तरफ से फिर कुछ कहा गया और कियारा ने फिर कॉल काट दी। तो मिसेज रुद्रिका, अब देखते हैं तुम्हारी ये नाक और प्रेजेंटेशन को तुम कैसे बचाओगी, कियारा ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। शाम हो चुकी थी। मान परेशान सा घर लौटा। वेदाक्षी उसे देख रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अचानक से मान को हो क्या गया था। वह उसे पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी। वह काफी शांत सा रहने लगा था। उसने कई बार यह भी नोटिस किया था कि मान बैठे बैठे बस उसे देखता रहता, ना कुछ कहता और ना ही उसकी सुनता। पता नहीं कहाँ खोया रहता था। उसने कोशिश भी की बात करने की, लेकिन मान ने हमेशा वर्कलोड और ऑफिस वर्क बात कर बात टाल दी। लेकिन इतनी समझ तो वेदू में भी थी कि बात कुछ और थी, जो मान को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। लेकिन आज निर्णय ने फैसला कर लिया था कि मान से बात करके रहेगा। आखिर उसे भी तो जानना था कि चल क्या रहा था, क्यों मान अचानक से इतना परेशान रहने लगा था। ऐसा भी क्या था जो उसे परेशान कर रहा था। दिन के बाद निर्णय ने मान को देखा और बोला, स्टडी में चलो, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये कहते हुए वह स्टडी की तरफ बढ़ गया। मान कुछ देर उसे देखता रहा और फिर गहरी सांस लेकर स्टडी में चला आया। रुद्रिका को भी पता था निर्णय किस लिए स्टडी रूम में गया है, इसीलिए वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। वह जानती थी उन दोनों भाइयों का पर्सनल मैटर था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकती थी कि यह बात वेदाक्षी से भी रिलेटेड थी। वह तीनों स्टडी रूम में आ चुके थे। निर्णय ने मान को देखा और बोला, क्या हुआ है तुझे, बताएगा कुछ? मैं पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तुझे यूं बुझा बुझा सा रहता है, पता नहीं किस सोच में खोया रहता है। बता तो सही कि आखिर दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मान ने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं बस वर्कलोड की वजह से। निर्णय ने उसकी बात काटते हुए कुछ तेज आवाज में कहा, ये काम का बहाना किसी और को देना, जो तुझे ना जाने उसे बताना। मैं भी उसी कंपनी में काम करता हूँ और वहाँ क्या चल रहा है मुझे भी अच्छे से पता होता है, तो इसीलिए यह बहाना मेरे सामने मत बना। जो बात है वह बता। और तू भूल रहा है शायद, तुझे मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तेरे हर एक एक्सप्रेशन से बता सकता हूँ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और इस वक्त मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू परेशान है, लेकिन परेशान क्यों है यह मुझे नहीं पता, और वह परेशानी मुझे तुझसे जानी है। मान ने गहरी सांस भरी और सिर पकड़कर वही सोफे पर बैठ गया। रुद्रिका उसे ही देख रही थी। उसने बड़े आराम से कहा, मान क्या बात है, तुम सच में काफी बदले बदले से लग रहे हो। आखिर हुआ क्या है, बताओ तो। जब तक तुम बताओगे नहीं कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सिर्फ अंदर ही अंदर घुटकर परेशान होते रहोगे। अब निर्णय उसके पास जाकर आराम से बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है, बता ना मुझे। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, डर लग रहा है यार, बहुत डर रहा हूँ। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब से सपने देख रहा हूँ, जिसमें वेदू दूर जा रही हूँ मुझसे। मैं सच में उसे खोने से डर रहा हूँ। वो डर इतना हावी होने लगा है कि अब तो नींद लेने के नाम से घबराता हूँ। रात को नींद की गोलियां लेकर सोता हूँ ताकि सपना ना आए, आंखें ना खुले, लेकिन सब बेकार है। बहुत घबराने लगा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या रहा है। निर्णय ने उसकी बात सुनकर आराम से उसे समझाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहा है मान, भला वेदू तुझसे दूर क्यों होगी? ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब तेरे ओवर थिंकिंग का नतीजा है और कुछ नहीं। सब ठीक है, तुम दोनों के बीच अब सब कुछ नॉर्मल है। तुम दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो।
एक दूसरे के साथ हो तो कहाँ दिक्कत है, ये रिश्ता कैसे भी जुड़ा हो, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि अब ये रिश्ता कैसा है। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यह रिश्ता परफेक्ट है। तुम दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है इस बारे में। मान ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि यह शादी कैसे हुई थी। भूलो मत निर्णय, यह शादी यह झूठ की बुनियाद पर टिकी है। मैंने यह शादी झूठ बोल कर की थी। सब कुछ प्लान था, पहले से हम दोनों की प्लानिंग थी। और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब सच सामने आएगा तो पता नहीं क्या होगा। और जब से मुझे सपने आने लगे हैं तब से मेरे दिल में बस यही डर बैठ जा रहा है कि जब वेदू को सब पता चलेगा पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेगी। मैं उसे नहीं खोना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। उसे पाने के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि अगर उसके सामने सच आया तो पता नहीं वह। कहते कहते ही मान रुक गया। वह कुछ पैनिक करने लगा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। निर्णय ने उसको समझाते हुए कहा, मन शांत हो जा, भला कौन बताएगा वेदू को, और घर में भी किसी को नहीं पता है कि यह शादी कैसे हुई, तो ये सच सामने आ ही नहीं सकता। तो क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? रुद्रिका ने निर्णय की बात काटते हुए कहा, मान की टेंशन जायज है निर्णय। सच को हम कितना ही छुपा ले कभी ना कभी वह सामने आ ही जाता है। और अब तो मैं भी घबरा रही हूँ कि जब वेदू को सब पता लगेगा तो पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेगी। वह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, बच्चों जैसी है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर हट हो जाती है। और यहाँ तो बात उसकी पूरी जिंदगी की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बात इस शादी की है। आज सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ सामने आ गया तो हम क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे सब कुछ, कैसे समझाएंगे उसे? निर्णय भी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया। मान का परेशान होना जायज था, अब ये सुनकर तो उसे भी टेंशन होने लगी थी। निर्णय ने सिर उठाकर रुद्रिका की तरफ देखा और बोला, पर कुछ तो। लेकिन कहते कहते वह रुक गया, और उसके अचानक से चुप हो जाने की वजह से रुद्रा और मान उसे देखने लगे। लेकिन जब उन लोगों ने उसकी नज़र का पीछा किया तो वह भी हैरान रह गए थे। दरवाजे पर वेदू खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और सांसें अनकंट्रोल थी। उसकी हालत देखकर ही वह लोग अंदाजा लगा सकते थे कि शायद उसने सब कुछ सुन लिया है। रुद्रिका ने धीरे से कहा, वेदू। वेदू ने नम आंखों से उन तीनों को देखा और तुरंत वहां से कमरे की तरफ भाग गई। मान जल्दी से घबरा कर उठा और उसके पीछे जाते हुए उसे आवाज लगाकर बोला, वेदू रुको, बात सुनो मेरी। लेकिन वेदाक्षी ने उसकी एक आवाज नहीं सुनी और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। मान उसके पीछे पीछे ही था। निर्णय और रुद्रा भी निकल आए थे, वह तीनों परेशान हो चुके थे। वेदू सब कुछ सुन लेगी उन तीनों ने ये भी सोचा भी नहीं था, लेकिन वही हुआ था जिसका सबको डर था। एपिसोड 117 वेदू का दर्द। जब उन लोगों ने उसकी नज़र का पीछा किया तो वह भी हैरान रह गए थे। दरवाजे पर वेदू खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और सांसें अनकंट्रोल थी। उसकी हालत देखकर ही वह लोग अंदाजा लगा सकते थे कि शायद उसने सब कुछ सुन लिया है। रुद्रिका ने धीरे से कहा, वेदू। वेदू ने नम आंखों से उन तीनों को देखा और तुरंत वहां से कमरे की तरफ भाग गई। मान जल्दी से घबरा कर उठा और उसके पीछे जाते हुए उसे आवाज लगाकर बोला, वेदू रुको, बात सुनो मेरी। लेकिन वेदाक्षी ने उसकी एक आवाज नहीं सुनी और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। मान उसके पीछे पीछे ही था। निर्णय और रुद्रा भी निकल आए थे, वह तीनों परेशान हो चुके थे। वेदू सब कुछ सुन लेगी उन तीनों ने ये भी सोचा भी नहीं था, लेकिन वही हुआ था जिसका सबको डर था। वेदाक्षी ने कमरा बंद किया और दरवाजे से टिक कर रोने लगी। मान ने तुरंत आकर दरवाजा नॉक करते हुए कहा, वेदाक्षी मेरी बात सुनो। वेदू दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। मान सच में काफी घबरा गया था, उसे वेदू की रोने की आवाज सुनाई भी दे रही थी, लेकिन इस वक्त वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसका दिल तड़प रहा था, लेकिन वेदू उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वेदू को ऐसा फील हो रहा था कि सबने मिलकर उसे धोखा दिया है। एक बार को वह वेदांत का दिया धोखा सहन कर गई थी, लेकिन यहाँ उसकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया था और उसे पता ही नहीं था। और इस तरह पता लगा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि वह टूटकर बिखर चुकी है। रुद्रिका और निर्णय भी वहां आ चुके थे। रुद्रिका ने वेदाक्षी को मनाने की कोशिश करते हुए दरवाजा नॉक किया और बोली, वेदू दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है बच्चे, एक बार पूरी बात तो सुनो। वेदू ने रोते हुए कहा, कुछ नहीं सुनना मुझे,
किसी से बात नहीं करनी। आप सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। आपने भी धोखा दिया। आप तो मेरी दी थी ना, मेरे लिए आपने हमेशा सब कुछ किया ना, तो फिर आपने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया? मेरी जिंदगी क्या सबके लिए मजाक है कि जो आ रहा है वह धोखा दिए जा रहा है? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। वेदाक्षी रोए जा रही थी। मान ने परेशान होकर कहा, वेदु एक बार मेरी बात सुनो। ये कहते हुए वह लगातार दरवाजा पीटे जा रहा था, लेकिन वेदाक्षी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसे सच में ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी किसी के लिए मैटर ही नहीं करती। उसकी सोच, उसका होना, ना होना, या फिर वह क्या चाहती है, ये किसी के लिए कोई मैटर नहीं करता। हर कोई उसके लिए फैसला ले लेता है और उसे मनाना पड़ता है। और यही नहीं, उसकी जिंदगी में इतना बड़ा टर्न उन सब की सोची समझी साजिश थी। ये सोच सोचकर उसे और ज्यादा रोना आ रहा था। बाहर वो तीनों वेदाक्षी को बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे और उसे मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन वेदाक्षी अंदर रोए जा रही थी। वह अब तक दरवाजे से पीठ लगाकर वहीं बैठ चुकी थी। उसने अपने घुटनों को मोड़कर अपने सीने से लगा लिया। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। असल में तो उसे इस बात का दुख हो रहा था कि मान पर उसने कितना भरोसा किया था और मान ने भी उसे धोखा दे दिया। उसने खुद को बदला था उसके लिए, यहाँ तक कि उसने इस रिश्ते को मौका देने के लिए सिर्फ इसीलिए सोचा था क्योंकि मान का बिहेवियर कहीं ना कहीं उसे अच्छा लगा था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि इस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर टिकी थी। रुद्रिका ने फिर से कहा, वेदु बेटू बात तो सुन, दरवाजा खोल, मुझे बात करनी है तुझसे। वेदु ने कुछ सिसकते हुए कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, चले जाए यहाँ से, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दी आप भी मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। आपको सब कुछ पता था, आपने मुझे बताना था, जरूरी नहीं समझा। आपने भी अपनी बहन से ज्यादा अपने पति और उसके भाई के बारे में सोचा। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। रुद्रिका और निर्णय ने मान को देखा, जो घबरा चुका था, और वह घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। आंखों में नमी थी और वह लगातार दरवाजा पीटते हुए वेदाक्षी को दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन वह अपनी जिद पर कायम थी। रुद्रिका और निर्णय नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें इस सिचुएशन में करना क्या है। निर्णय ने मान को देखा और बोला, तू शांत रह, मैं कुछ करता हूँ। मान ने उसे देखा, फिर कुछ उदास सा बोला, तुम दोनों जाओ यहाँ से, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन निर्णय और रुद्रिका दोनों ही वहां से जाने को तैयार नहीं थे। निर्णय अपने भाई को लेकर परेशान था, तो रुद्रिका अपनी बहन को लेकर। हालांकि जो सिचुएशन पैदा हुई थी वह उन दोनों के लिए ही काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। रुद्रिका तो इस बात से घबरा रही थी कि जब घर में सबको पता लगेगा तो न जाने क्या होगा। मान ने कुछ सोचा और जल्दी से निर्णय के रूप में गया। निर्णय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और वह भी उसके पीछे चला गया। रुद्रा अब भी दरवाजे पर थी और वेदाक्षी को बार बार दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी, लेकिन वेदाक्षी बिना कुछ बोले चुपचाप दरवाजे से पीठ लगाए बैठी थी और उसकी आंखों से अब भी लगातार आंसू बह रहे थे। वह काफी उदास थी, दिल में एक अनकहा सा दर्द उठ रहा था। इधर मान निर्णय के रूम के बालकनी में आया। उसके रूम की बालकनी और मान के रूम के बालकनी दोनों अटैच्ड थी। मान जल्दी से बालकनी की रेलिंग पर से कूदकर अपने रूम के बालकनी में गया और उसने जाकर बालकनी का दरवाजा खोला। उसकी नज़र सामने वेदु पर गई, जो दरवाजे से टेक लगाए बैठी थी। मान जल्दी से उसके पास गया और उसके पास बैठते हुए बोला, वेदु वेदु तुम ठीक हो ना? ये कहते हुए उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वेदाक्षी ने उसका हाथ झटकते हुए कुछ तेज आवाज में कहा, दूर रहो मुझसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। मान ने उसे देखा और बोला, मेरी बात तो सुनो वेदु, तुम ऐसे कैसे डिसाइड कर सकती हो कुछ भी? उसकी बात सुनकर वेदाक्षी को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से कहा, क्यों नहीं कर सकती मैं डिसाइड? मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे वह फैसला कर सकती हूँ। तुम सबने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारा मन हुआ तो तुमने अपनी दुल्हन बदल दी, तुम्हारा मन हुआ तो तुमने मुझसे शादी कर ली, तुम्हारा मन हुआ तो तुमने एक प्रॉपर प्लान बनाकर मेरे साथ धोखा कर दिया, और अभी तुम ये कह रहे हो कि मैं कुछ डिसाइड नहीं कर सकती। क्यों? उसने कुछ तेज आवाज में कहा। मान उसे ही देख रहा था। वेदाक्षी की आंखों का दर्द उसकी नजरों से छुपा नहीं था। उसे इस तरह देखकर मान के दिल में भी टीस उठ रही थी और वह जानता था उसकी गलती भी थी, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए उसे उस वक्त जो समझ में आया उसने वह कर दिया।
वेदाक्षी ने अपने आंसू पोंछे और उठते हुए बोली, यू नो वॉट खड़ूस मान, तुम सब अपनी जगह सही हो, गलत सिर्फ वेदाक्षी है। वेदाक्षी में बचपना है, उसे नहीं पता उसे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। तुम्हारा मन हो गया, तुमने शादी कर ली। मेरी दी का मन हुआ तो वह मुझे मना करके यहाँ ले आई। मैंने सबकी रेप्यूटेशन बचाने के लिए उस वक्त सब कुछ मान लिया। तुम्हारे कहने पर मैंने इस रिश्ते को मौका दिया और आज मुझे पता लग रहा है कि एक बार फिर मेरे साथ धोखा हुआ है। एक बार को मैं वेदांत का दिया धोखा भूल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा दिया बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारी गलती थी। तुमने मुझे उस वक्त खुद पर ट्रस्ट दिलवाया जब मैं टूट रही थी, जब मैं अकेली थी, और तुमने इस भरोसे का फायदा उठा लिया। मान उठा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, वेदू मेरी बात सुनो, मेरा भरोसा करो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वेदाक्षी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, भरोसा करो तुम पर। ये बात अगर तुमने मुझे 2 दिन पहले कही होती ना, मैं आंख बंद करके तुम पर भरोसा कर लेती। लेकिन आज जो मुझे पता लगा है और उसके बाद तुम मुझे भरोसा करने के लिए कह रहे हो, तो मुझसे नहीं होगा। तुमने खुद मेरा ये भरोसा तोड़ा है मानवीर। उसकी बात सुनकर मान का दिल धक्के से रह गया। वह शायद उसकी सारी बातें सहन कर लेता, लेकिन वेदाक्षी का ये कहना कि उसने उसका भरोसा तोड़ा है, यह मान के बर्दाश्त के बाहर था। हाँ, उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, उसने सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वेदाक्षी को ये सब पता लगेगा तो वह किस तरह रिएक्ट करेगी। और उसने आज पहली बार उसे उसके नाम से बुलाया था, मानवीर। मान तो जब वेदाक्षी के साथ होता था तो ये तक भूल जाता था कि उसका नाम मनवीर है, खड़ूस मान नहीं। लेकिन आज वेदाक्षी ने उसे मानवीर कहा था। माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वेदू ने कुछ भी नहीं सुना। उसने गुस्से से कहा, मुझे यहाँ एक पल और नहीं रहना। ये जगह मेरी है ही नहीं, यहाँ के लोग मेरे हैं ही नहीं, सब के सब धोखेबाज है। हर कोई मुझे बेवकूफ़ समझता है और फ़ायदा उठा लेता है। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा खोला और तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। रुद्रा उसके पीछे जाते हुए उसे आवाज़ लगा रही थी, लेकिन वेदाक्षी ने किसी की नहीं सुनी। वह जब घर से बाहर निकली तो ड्राइवर दिखा। उसने ड्राइवर को देखकर कहा, काका गाड़ी निकालिए। ड्राइवर ने तुरंत उसकी बात मानी और गाड़ी निकाली। मान जब तक पहुंचा तब तक वेदू कार में बैठकर घर से निकल चुकी थी। मान वही घुटनों के बल बैठ गया। उसे एक पल में ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी, उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि सच पता लगने पर वेदाक्षी उसे इस तरह छोड़कर चले जाएगी। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका वह सपना सच हो जाएगा। एपिसोड 118। घर वाले परेशान। मान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वेदू ने कुछ भी नहीं सुना। उसने गुस्से से कहा, मुझे यहाँ एक पल और नहीं रहना। ये जगह मेरी है ही नहीं, यहाँ के लोग मेरे हैं ही नहीं, सब के सब धोखेबाज है। हर कोई मुझे बेवकूफ़ समझता है और फ़ायदा उठा लेता है। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा खोला और तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। रुद्रा उसके पीछे जाते हुए उसे आवाज़ लगा रही थी, लेकिन वेदाक्षी ने किसी की नहीं सुनी। वह जब घर से बाहर निकली तो ड्राइवर दिखा। उसने ड्राइवर को देखकर कहा, काका गाड़ी निकालिए। ड्राइवर ने तुरंत उसकी बात मानी और गाड़ी निकाली। मान जब तक पहुंचा तब तक वेदू कार में बैठकर घर से निकल चुकी थी। मान वही घुटनों के बल बैठ गया। उसे एक पल में ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी, उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि सच पता लगने पर वेदाक्षी उसे इस तरह छोड़कर चले जाएगी। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका वह सपना सच हो जाएगा। तारांकन क्या होगा अब आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए। घर में हर कोई परेशान हो चुका था। शोर सुनकर आलोक जी और गिरिजा जी भी आ चुके थे। जब उन्होंने इतनी रात को वेदाक्षी को घर से बाहर जाते देखा तो हैरान परेशान होकर बोले, क्यों हो रहा है यहाँ? वो इतनी रात को कन्हा गई है, क्या हुआ है? अब कोई उन्हें क्या ही बताता, लेकिन फिर भी निर्णय ने कुछ तोड़ मरोड़ कर बातें उन्हें समझा दी थी। मान तो इस वक्त कुछ कहने की कंडीशन में भी नहीं था। निर्णय को अपने भाई के लिए तो बुरा लग ही रहा था, साथ ही उसे इसलिए भी बुरा लग रहा था क्योंकि उसका और वेदू का बॉन्ड काफी अलग था। वह दोनों जीजा साली मिलकर जितनी खुराफातियां कर लेते थे उतनी शायद घर में कोई भी नहीं करता था। ऊपर से वेदाक्षी निर्णय के लिए बिल्कुल उसकी छोटी बहन कहो या फिर उसकी खुद की बच्ची, उसे बिल्कुल वह वैसे ही लगती थी।
लेकिन वह अचानक इस तरह से घर छोड़कर चली गई थी कि निर्णय भी कुछ कर नहीं पाया। असल में गलती वेदक्षी की भी नहीं थी, उसे चीटेड फील हो रहा था और निर्णय भी उसकी कंडीशन को समझ रहा था, लेकिन इस वक्त क्या करना था ये किसी के भी बस की बात नहीं थी और ना ही कोई समझ पा रहा था। वेदाक्षी देर रात घर पहुंची। उसने आयु को कॉल करके पहले ही बता दिया था। जब आयु ने उसे रोते हुए सुना तो घबरा गई थी, लेकिन वेदाक्षी ने बाद में सब कुछ बताने का कहकर फोन रख दिया और उसे सिर्फ दरवाजा खोलने को कहा। जब वेदाक्षी घर पहुंची तो आयु ने उसके लिए दरवाजा खोला। अथर्व भी जाग रहा था। न जाने क्यों वेदू ने जब आयु को देखा तो जल्दी से उसके गले लग गई। उसकी और आयु की एज में 5-6 साल का एज डिफरेंस था, लेकिन फिर भी आयु उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिससे वह कभी भी कुछ भी शेयर कर सकते थे। वेदू उसके गले लगाकर रो पड़ी। अथर्व ने जब उसे रोते देखा तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। कहीं न कहीं उसे अंदाजा हो चुका था कि मान की वजह से ही उसकी आंखों में आंसू आए हैं। अथर्व ने तो मान को पहले भी धमकी दी थी कि अगर उसकी वजह से वेदू की आंखों में एक आंसू भी आया तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। और यहाँ उसकी भतीजी रो रही थी, वह भी उस आदमी की वजह से। अध्याय और तनिष्ठा के साथ राम और सिया भी हॉल में आ चुके थे। जब वेदाक्षी ने अपने पापा को देखा तो जाकर उनसे लिपट कर रो पड़ी। अध्याय समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या था, लेकिन फिलहाल वेदू को शांत होने की जरूरत थी। उन्होंने जैसे तैसे को शांत करवाया और पानी पिलाकर उसे आराम से बैठाते हुए अध्याय बोला, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है तू? तुझे तो घर पर होना चाहिए था। वेदू ने नम आंखों से उसे देखा और फिर बोली, हर कोई मुझे धोखा दे देता है पापा, हर कोई चीट करता है। मैं क्या सबको यूं ही लगती हूँ? सब बेवकूफ़ समझते हैं, जिसका जैसे मानता है मेरे लिए फैसला करके बैठ जाता है। कोई मुझसे पूछना जरूरी क्यों नहीं समझता कि मैं क्या चाहती हूँ? उसकी कही एक एक बात में उसका दर्द हर कोई महसूस कर रहा था। अथर्व ने प्यार से उसके पास बैठते हुए उसके सर को सहला कर कहा, मुझे बता क्या हुआ है। दूसरी तरफ उसकी तनिष्ठा बैठी थी, जो लगातार उसकी पीठ को सहला रही थी। वह उसे ऐसे देखकर बेचैन हो चुकी थी। तनिष्ठा में तो अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह उससे पूछ सके कि हुआ क्या था। उसकी हालत देखकर ही वह परेशान हो गई थी। वेदाक्षी ने अथर्व को देखा और फिर अपने पापा को देखते हुए सारी बातें बताई। अथर्व ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। उसने राम को देखकर कहा, भाई आपको वह लड़का अच्छा लग रहा था ना, इसलिए आपने उसे रुद्रिका के लिए चूज किया था। देखा भैया आपने, हर कोई हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो सकता। तनिष्ठा ने वेदाक्षी को अपने गले से लगा लिया। वेदाक्षी ने धीरे से कहा, मम्मा, हर कोई अपनी मर्जी मुझ पर थोप देता है और मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं उनकी हर बात मानूं। मैंने इस रिश्ते को मौका देने को सोचा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, वो भी वो शख्स जिस इंसान पर मैं हद से ज़्यादा ट्रस्ट करने लगी थी। और आज पता लग रहा है कि वही। कहते कहते वह चुप हो गई थी। अध्याय लगातार वेदाक्षी को देख रहा था। इस वक्त उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। उसने आयु को देखा और बोला, आयु बेटा, वेदू को ले जा, उसे इस वक्त आराम की जरूरत है। आयु वेदाक्षी को जैसे तैसे मनाकर कमरे में ले गई। अथर्व ने अध्याय को देखा और बोल, भाई आप इतने कूल डाउन कैसे हो सकते हैं? मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि वेदू की आंखों में आंसू देखने के बाद भी आप इतने शांत हैं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय ने बड़ी आराम से कहा, अथर्व तुम सिर्फ एक सिचुएशन देख रहे हो, बाकी की सिचुएशंस पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। मैंने वह भी देखा है जो तुमने नहीं देखा। मैं मानता हूँ मान ने गलती की है, मैं कोई उसकी साइड लेने के मूड में भी नहीं हूँ, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हर किसी को हक होता है। वेदाक्षी की बात सुनकर हम बाकी की बातों को नज़रअंदाज कर दे, ये भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि मान सच में अच्छा लड़का है। मैंने उसकी आंखों में वेदू के लिए प्यार, हिफाजत, परवाह है सब कुछ देखा है। इसीलिए मैं शांत हूँ, मुझे पूरी बात जाननी है, पर जब तक मैं सब कुछ नहीं जान लूँगा तब तक मैं किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुँच पाऊंगा। अथर्व हैरानी से अध्याय को देख रहा था। क्या ये वही अध्याय था जो कुछ दिन पहले तक मान को अपनाने तक को तैयार नहीं था और आज वह उसकी साइड ले रहा था? अध्याय ने उन सबको अपने अपने कमरे में जाने को कहा और कल सुबह इस बारे में बात करने का कहकर वह भी तनिष्ठा के साथ रूम में चलाया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल में ही सबकी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी थी। इधर मान की आंखों में नींद नहीं थी। उसे पहले ही पता था कि अगर वेदू को पता चलेगा तो कुछ हिस्सा जरूर होगा। इसी वजह से तो वह इन दिनों इतना परेशान चल रहा था।
इधर रुद्रा और निर्णय की आंखों में भी नींद नहीं थी। रुद्रिका परेशान थी, वही निर्णय खुद उन दोनों को लेकर ही परेशान था। लेकिन अब जो भी था, इस वक्त उन सबको इस बात को संभालने का तरीका ढूंढना था, और उससे भी जरूरी था मान और वेदू को संभालना। एपिसोड 119 मान का वेदू के पास जाना। अथर्व हैरानी से अध्याय को देख रहा था। क्या ये वही अध्याय था जो कुछ दिन पहले तक मान को अपनाने तक को तैयार नहीं था, और आज वह उसकी साइड ले रहा था। अध्याय ने उन सबको अपने अपने कमरे में जाने को कहा, और कल सुबह इस बारे में बात करने का कहकर वह भी तनिष्ठा के साथ रूम में चलाया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पल में ही सबकी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी थी। इधर मान की आंखों में नींद नहीं थी। उसे पहले ही पता था कि अगर वेदू को पता चलेगा तो कुछ हिस्सा जरूर होगा। इसी वजह से तो वह इन दिनों इतना परेशान चल रहा था। इधर रुद्रा और निर्णय की आंखों में भी नींद नहीं थी। रुद्रिका परेशान थी, वही निर्णय खुद उन दोनों को लेकर ही परेशान था। लेकिन अब जो भी था, इस वक्त उन सबको इस बात को संभालने का तरीका ढूंढना था, और उससे भी जरूरी था मान और वेदू को संभालना। लेकिन अथर्व बेहद गुस्से में था। उसने मान को पहले ही वार्निंग दी थी, और अभी तो इतना वक्त भी नहीं बीता था। बीच का सिर्फ 1 महीना ही तो ठीक से बीता था, और आज वेदू रोते हुए घर आई थी, और ये सोच सोचकर ही अथर्व का खून खौल रहा था। आयु ने उसे गुस्से से जब अपने कमरे में चक्कर लगाते हुए देखा तो बोली, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और मैं मानती हूँ मान ने गलती की है, लेकिन उसका इंटेंशन मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। कम से कम वेदांत के जैसा इंटेंशन तो उसका नहीं रहा होगा ना। अथर्व ने आयु को घूरते हुए कहा, अपनी बचकानी बातें अपने पास रखो, समझ आए बात, और बी मैच्योर आयु। यहाँ बात वेदू की है, उसकी पूरी लाइफ की है। उसके साथ धोखा हुआ है, तुम ये क्यों नहीं देख रही हो? अथर्व की आवाज कुछ तेज थी। आयु एक पल को सहम गई, और उसने इस बार कुछ न कहना ही ठीक समझा। लेकिन वह इतना जानती थी कि मान गलत नहीं था, लेकिन अथर्व ये समझने को तैयार नहीं था। उसे बस वेदू और उसके आंसू नजर आ रहे थे। अथर्व ने खुद से कहा, मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। मैंने उससे पहले ही वार्न किया था, लेकिन उसने मेरी वार्निंग को सीरियसली लिया नहीं। अब मैं वह करूंगा जो वेदाक्षी के लिए ठीक होगा। आयु उसे हैरानी से देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि अथर्व क्या करने की सोच रहा है, लेकिन फिर भी इस वक्त वह कुछ बोल नहीं पाई। वह जानती थी अथर्व गुस्से में है, और अगर वह कुछ कहेगी तो भी वह सुनेगा नहीं, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। 2 दिन बड़ी चुप्पी के साथ गुजर गए। वेदाक्षी काफी खामोश हो चुकी थी। ना वह घर में किसी से बात करती, और ना ही किसी से कुछ कहती, बस चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती। अध्याय तनिष्ठा, सियाराम और यहाँ तक कि आयु और अथर्व ने भी उससे न जाने कितनी ही बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने पलटकर कुछ भी नहीं कहा। वह बस सबकी बातें सुनती, लेकिन जवाब नहीं देती। रुद्रिका ने उसे कितनी ही बार कॉल किया, लेकिन उसने एक बार भी कॉल आंसर नहीं किया। रुद्रिका जब उससे मिलने घर आई तो भी वेदाक्षी ने दरवाजा नहीं खोला। हर कोई उसकी हालत देखकर परेशान था। यहाँ पर मान के दिल को भी सुकून तो नहीं था, वह और ज्यादा परेशान था। वेदाक्षी को खोना वह अफोर्ड नहीं कर सकता था, और उसे मनाए कैसे ये वह समझ नहीं पा रहा था। निर्णय अपने भाई की हालत देखकर उसे भी ज्यादा परेशान हो चुका था। उसने मान को हमेशा कुछ न कुछ खोते देखा था, और जब से वेदाक्षी उसकी जिंदगी में आई थी निर्णय ने हमेशा यही चाहा था कि वह हमेशा के लिए उसकी बनकर रह जाए। लेकिन आज वेदू और मां का रिश्ता भी उसे डगमगाता हुआ सा नजर आ रहा था। लेकिन आज घर में एक और बवाल हुआ। मान जब ऑफिस से लौटा तो घर में हॉल में सब लोग परेशान से बैठे थे कि तभी रुद्रिका ने जल्दी से आकर उसे देखते हुए कहा, चाचू ने डाइवोर्स के पेपर भिजवाए हैं। ये सुनकर तो मान के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह अचानक ही लड़खड़ा गया कि रुद्रिका ने उसे सहारा दिया। मान ने लड़खड़ाती सी आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं, नहीं, वेदाक्षी मुझसे दूर नहीं हो सकती। वह मुझे डिवोर्स बिल्कुल नहीं दे सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। निर्णय ने मान को संभाला और उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला, तू शांत रह, कुछ नहीं होगा। कौन सा डिवोर्स हो गया, और होगा भी नहीं। लेकिन तू ही अगर इस तरह हार जाएगा तो वेदू को मना नहीं पाएगा, और अगर तू उसे नहीं मना पाया तो शायद तुम दोनों का रिश्ता ना बचे। इसलिए खुद को मजबूत कर और लड़ अपने रिश्ते के लिए। समझा उसे, एहसास करवा उसे अपने प्यार का। इस तरह हारने से कुछ नहीं होगा। गिरिजा जी ने मान को देखा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा ऐसे हार कर बैठोगी तो सच में कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता तुम बच्चों के बीच में क्या बात हुई है,
लेकिन वेदु खुद बच्ची है, उसे तू अगर ठीक से समझाएगा तो वह समझ जाएगी, और अगर नहीं भी समझी तो भी तुझे कोशिश करनी होगी। अगर तू कोशिश नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। मना उसे जाकर, उसकी तरह जिद कर अपने प्यार को वापस पाने की। मान ने गिरिजा जी को देखा तो उन्होंने पलके झपका कर उसे इशारा किया। हर कोई इस वक्त मान को समझाने में लगा हुआ था, और मान के दिल में भी कहीं ना कहीं अब ये बात बैठ चुकी थी कि उसे कुछ भी करके वेदक्षी को अपनी जिंदगी में वापस लाना ही है। उसने 2 दिन उसके बिना रहकर गुजारे थे, और ये 2 दिन उसके लिए ऐसे थे मानो सदियों बराबर हो। ना तो उसका काम में मन लग रहा था और ना ही कहीं और। इसीलिए उसने कुछ सोचा और खुद से मन ही मन बोला, तुम्हें मेरे पास वापस लौटना ही होगा। शादी कोई खेल नहीं है, जन्मों का रिश्ता है। हम चाहे जैसे भी इस रिश्ते में बांधे हो, चाहे मैंने कोई प्लानिंग ही क्यों ना की हो, लेकिन सच यही है कि हम दोनों इस रिश्ते में बंध चुके हैं, और अब ये रिश्ता जन्मों जन्मों का है। खैर दिन बीत गया, और अगली सुबह वेदु के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज उसके घर में तैयार था। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो हर कोई हैरान था। आयु ने कहा, इस वक्त कौन आया होगा, वह भी इतनी सुबह सुबह। ये कहते हुए वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, और उसने जाकर दरवाजा खोला, और सामने मान को देखकर हैरान रह गई। तभी अथर्व ने आवाज लगाते हुए कहा, क्या हुआ आयु, कहाँ रह गई तुम, कौन आया है। आयु ने मान को देखा और धीरे से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सब लोग बहुत गुस्सा है, और सबसे ज्यादा तो अथर्व। उन्हें पता लगा तुम यहाँ हो तो पता नहीं क्या करेंगे। मान ने बड़े आराम से कहा, चाची अंदर तो आने दो यार, बाद में देखते हैं क्या करना है। आयु उसे इतना शांत देखकर हैरान थी, लेकिन तब तक अथर्व वहां आ चुका था। उसने जब मान को दरवाजे पर देखा तो गुस्से से अपनी मुट्ठी और जबड़े भींचते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। उसने गुस्से से काफी तेज आवाज में यह बात कही थी। उसकी आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी जल्दी से हॉल में आ चुके थे। अध्याय तनिष्ठा, यहाँ तक कि वेदाक्षी भी। इस बार तो हॉल में वह भी आई थी। यूं तो वह कभी भी बाहर नहीं निकली रूम से, लेकिन अथर्व की इतनी तेज आवाज सुनकर वह बाहर निकल आई। उसने जब मन को अपने सामने देखा तो हैरान रह गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मान यहाँ आ जाएगा। मान ने अथर्व को देखा और बोला, आपकी दिक्कत क्या चाचू। ये मेरे और वेदंतु के बीच का मामला है, और आपने मेरे घर पर सीधा डाइवोर्स पेपर भिजवा दिए। मैं उसे डाइवोर्स बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। यह शादी कोई खेल नहीं है। तभी तनिष्ठा ने उसके सामने आते हुए गुस्से से कहा, खेल तो तुमने बनाकर रख दिया, शादी का भी और मेरी बेटी की जिंदगी का भी। उसके बारे में क्या कहोगे मान, कम से कम मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो लगा था कि अध्याय को देख रही हूँ, लेकिन आज लग रहा है कि मैं गलत थी। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बेटी को ही धोखा दोगे। मान ने अपनी गर्दन झुका ली और धीरे से बोला, माँ मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरे इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थे। लेकिन तनिष्ठा उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थी। उसने उससे नजरें फेर ली। मान को बुरा लगा, लेकिन इस वक्त उसे वेदक्षी को भी मानना था। उसे पता था कि घर में शायद ही कोई उसका साथ देगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी करके वेदु को मनाना ही था। वेदाक्षी ने मान को देखा और बोली, तुम यहाँ कर क्या रहे हो, क्यों आए हो यहाँ। मान की नज़र उस पर कर गई। उसका चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था, आंखों में कोई चमक नहीं थी। मान को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह उस वेदाक्षी से मिल ही नहीं रहा है जो अभी कुछ दिन पहले उसके साथ थी। 2 दिनों में ही उसने अपनी क्या हालत बना ली थी। लेकिन मान को अब पहले वाली वेदु वापस चाहिए थी, और इसके लिए वह पहले से मन बनाकर आया था कि उसे अब यहाँ से वेदु को लेकर ही जाना है। वो बिना वेदु को लिए वापस लौटने के मूड में नहीं था। क्या लगता है आपको, क्या मान मना पाएगा वेदु को? क्या दोनों पुराने गिले शिकवे मिटाकर फिर से एक हो पाएंगे, या इस बार हमेशा के लिए टूट जाएगा दोनों का रिश्ता? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ प्लान्ड मैरिज। एपिसोड 120। वेदु का मान पर गुस्सा करना। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो लगा था कि अध्याय को देख रही हूँ, लेकिन आज लग रहा है कि मैं गलत थी। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बेटी को ही धोखा दोगे। मान ने अपनी गर्दन झुका ली और धीरे से बोला, माँ मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरे इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं थे। लेकिन तनिष्ठा उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थी। उसने उससे नजरें फेर ली। मान को बुरा लगा, लेकिन इस वक्त उसे वेदक्षी को भी मानना था।
उसे पता था कि घर में शायद ही कोई उसका साथ देगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी करके वेदू को मनाना ही था। वेदाक्षी ने मान को देखा और बोली, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? मान की नज़र उस पर कर गई। उसका चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था, आंखों में कोई चमक नहीं थी। मान को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह उस वेदाक्षी से मिल ही नहीं रहा है जो अभी कुछ दिन पहले उसके साथ थी। 2 दिनों में ही उसने अपनी क्या हालत बना ली थी। लेकिन मान को अब पहले वाली वेदू वापस चाहिए थी, और इसके लिए वह पहले से मन बनाकर आया था कि उसे अब यहाँ से वेदू को लेकर ही जाना है। वो बिना वेदू को लिए वापस लौटने के मूड में नहीं था। मान की नजरें अध्याय पर गई और उसने आंखों ही आंखों में मान ने अध्याय से रिक्वेस्ट की, कम से कम वह तो उसका साथ दे। अध्याय ने उसे इशारा किया, जैसे कह रहा हूं कि खुलकर न सही लेकिन फिर भी इस बार वह उसकी साइड जरूर लेगा। मान ने एक राहत की सांस ली और फिर आयु को देख बोला, अरे चाची आप खड़ी क्यों हैं? आपका दामाद पहली बार घर आया है, थोड़ी आओ भगत तो करो मेरी। उसकी बात सुनकर आयु अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी करना क्या चाह रहा था। पहले घर आ गया और अब उसे दामाद वाला ट्रीटमेंट चाहिए था। तनिष्ठा ने उसे घूर कर देखा तो मान ने बड़े ही आराम से मुस्कुरा कर कहा, माँ अब ऐसे घूरने से क्या होगा? हूँ तो मैं आपका दामाद ही, और वैसे भी आप शर्त लगा लो, यहाँ से मैं आपकी बेटी और अपनी बीवी को वापस लेकर जाऊंगा, वह भी पहले के जैसे बनाकर। उद्धरण चिन्ह। वेदाक्षी ने उसकी बात सुनी, लेकिन न तो उसकी बात पर कोई रिएक्ट किया और न ही कोई जवाब दिया। उसने बस अपनी नज़रें फेर ली और चुपचाप वापस अपने कमरे में चली गई। मान के दिल में एक तेज टीस उठी। वह वेदू को इस तरह नहीं देखना चाहता था। वेदांत के वक्त जब उसे इतना बुरा लगा था तो मान उसे संभालने के लिए वहां मौजूद था। उसने एक पल भी वेदाक्षी को अकेला नहीं छोड़ा और उसकी सोच को वेदांत तक पहुंचने ही नहीं दिया। लेकिन इस बार वेदू के पास मान नहीं था जो उसे कुछ भी सोचने से रोक सके, और ऊपर से वेदू ने खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया था। अब मान को वापस वेदू के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी थी। हालांकि उसके लिए ये टास्क काफी मुश्किल होने वाला था, लेकिन फिर भी अब वह पीछे हटने के मूड में नहीं था। मान ने खुद से मन ही मन कहा, चल बेटा मान, अब जब ओखली में सिर्फ दे ही दिया है तो मुसल की मार से क्या ही डरना। ये कहते हुए उसने गहरी सांस भरी और सबको देखकर बोला, मेरी गलती है, मैं अपने आप सुधार सकता हूँ। और दूसरी बात, मेरे और वेदाक्षी के मैटर में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। हम दोनों हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर है और इसे कैसे सॉल्व करना है ये हम दोनों देख लेंगे। ये कहते हुए उसने अथर्व को देखा, जैसे कहना चाह रहा हो कि खासकर आप चाचू ध्यान रखिएगा, भले ही वह आपकी भतीजी हो लेकिन वह मेरी पत्नी है और हम दोनों के बीच हम किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। अथर्व ने भी उसे बराबर में घूर कर आंखें दिखाई, मानो कहना चाह रहा हो कि तुम कितनी ही कोशिश कर लो वेदू बिल्कुल नहीं मानने वाली। तुमने इस बार बहुत गलत किया है, तुम्हारी हर गलती माफ हो सकती थी, लेकिन तुमने मेरी भतीजी को तकलीफ पहुंचाई और मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। मान ने वापस आंखों ही आंखों में उसे जवाब देते हुए कहा, आपकी माफी चाहिए भी किसको? मुझे तो मेरी पत्नी की माफी चाहिए और वह मैं लेकर रहूंगा। अथर्व ने उसे वापस आंखों ही आंखों के इशारों में जवाब देते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ तुम्हें माफी मिलती कैसे है। उन दोनों की आंखों ही आंखों में कोल्ड वॉर चल रही थी कि तभी अध्याय ने कहा, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरी बेटी पहले की तरह चाहिए। अब अगर वह इसमें मान के साथ खुश है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वेदू ने ये कहा कि उसे मान के साथ नहीं रहना है तो फिर मैं अथर्व के साथ हूँ। फिर इस डाइवोर्स को होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मान जो खुद को हिम्मत दे रहा था, अध्याय की बात सुनकर एक पल को उसकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने गहरी सांस भरकर उसकी बात पर एग्री कर लिया। नाश्ते पर सब लोग साथ बैठे थे, मान भी वही था और दामाद होने के नाते घर में बड़े अच्छे से अपनी खातिरदारी करवा रहा था। उसने आयु को तो अपने फेवर में पहले ही कर लिया था। वैसे भी उसे पता था आयु उसका साथ जरूर देगी, लेकिन अथर्व को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन वह बस चुप था। यहाँ तक कि नित्या भी अब घर लौट आई थी और जब उसे सब कुछ पता लगा तो वह भी मान की साइड थी। अब अथर्व को तो इस बात से चिढ़ हो रही थी कि उसकी पत्नी और बहन दोनों खुराफाती की पुड़िया मान की तरफ थी और उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वह तीनों मिलकर कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पका लेंगे। लेकिन उसे इस बात से राहत थी कि तनिष्ठा इस वक्त बिल्कुल भी मान की साइड लेने के मूड में नहीं थी। नाश्ता करने के बाद सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए।
लेकिन मान नहीं गया। मान घर पर ही था। तनिष्ठा, राम और सिया भी घर पर थे। अध्याय ने मान को देखा और बोला, क्या इरादा है बेटा तुम्हारा? मान ने उसे देख मुस्कुरा कर कहा, कुछ खास नहीं पापा, बस अपनी रूठी हुई पत्नी को मानना है। अध्याय ने उसे देख कुछ गंभीर होकर कहा, ऐसी हरकत की ही क्यों तुमने? ये नौबत ही नहीं आती अगर तुम ऐसी कोई हरकत करते ही नहीं। मान ने गहरी सांस ली और बोला, बेवकूफ था मैं, पता नहीं क्या कर बैठा, लेकिन सच यह है कि उस वक्त मुझे जो समझ आया मैंने कर दिया। निर्णय ने एक दिन पहले मुझसे कहा कि वह रुद्रिका से प्यार करता है। ऐसे में मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं कर सकता था। और दूसरी बात, मुझे हमेशा से वेदाक्षी पसंद थी और मैं उसके अलावा किसी और से शादी करना ही नहीं चाहता था। वह तो घर वालों की वजह से मैंने हाँ की थी, लेकिन जब वेदू को मैंने यहाँ देखा तो मेरा मन तुरंत ये काम करने के लिए मान गया। अध्याय ने गहरी सांस ली और बोला, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी साइड कितनी ही ले लूँ, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मान ने हाथ जोड़कर नौटंकी करते हुए कहा, पापा बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपनी वाइफ को तो मैं मने लूंगा। अध्याय ने उसकी हरकत पर हल्के से हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, फिलहाल तो जाकर मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी वाइफ को देखना चाहिए, पता तो लगे है उसके मन में गुस्सा कितना है। मान ने गहरी सांस भरी और हामी भरकर वेदाक्षी के कमरे की तरफ बढ़ गया। वह जब वेदू के कमरे में आया तो वो शांत से बैठी थी। मान ने उसे पुकारते हुए कहा, वेदू। वेदू ने घूरकर उसे देखा और गुस्से से बोली, मुझे इस नाम से मत बुलाओ, इस नाम से बुलाने का हक सिर्फ मेरे करीबी लोगों को है और तुम उनमें से नहीं हो। मान ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसे उम्मीद थी वह गुस्सा करेगी। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुनो, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन क्या डाइवोर्स का सॉल्यूशन है? क्या हमारा अलग हो जाना तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक कर देगा? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, प्लीज एक मौका दो मुझे। वेदाक्षी ने उठकर उसके सामने आकर उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, क्या मौका दूं तुम्हें? दिया ना मैंने इस रिश्ते को एक मौका, क्या मिला मुझे? धोखा। तुमने मुझे धोखा दिया है और यह बात मैं भूल नहीं पा रही हूँ। मैंने उस घर में सबसे ज्यादा तुम पर ट्रस्ट किया था, लेकिन तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, ना मुझे इस रिश्ते से कोई उम्मीद है, ना उम्मीद हो चुकी हूँ मैं। इतना दुख शायद मुझे तब भी नहीं हुआ था जब वेदांत का मुझे चीट करना पता लगा था। शायद उस वक्त तुमने मुझे संभाल लिया था, लेकिन अब क्या? जिस शख्स ने मुझे संभाला था उस शख्स ने ही भरोसा मुझे तोड़ दिया। खुश हो न तुम? ये कहते कहते उसकी आंखों में नमी आ गई थी और गला रुंध गया था। उसने झटके से मान को छोड़ा और पीछे होते हुए बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से और फालतू के एफर्ट्स लगाना बंद करो, इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये कहते हुए उसने मान से अपना चेहरा फेर लिया। मान ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोला, तुम्हें जितना गुस्सा करना है तुम कर सकती हो, तुम्हें अगर मुझे मारना भी है तो मार सकती हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज यह मत कहो कि हमें अलग होना होगा। मैं सच में नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं रहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वेदाक्षी उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थी। उसने जाकर कमरे का दरवाजा खोला और बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, अकेला छोड़ दो मुझे। मान अब कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसने पलटकर वेदू को देखा, लेकिन उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मान ने कसके अपनी आंखें बंद की और खुद से ही बोला, ये काम तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। कैसे मनाऊंगा इसे? लेकिन जो भी हो यहाँ से हार कर तो नहीं जाऊंगा। मान पूरा दिन वेदू के रूम से बाहर निकलने का वेट करता रहा, लेकिन वेदू बिल्कुल भी रूम से बाहर नहीं आई। नित्या ने मान को देखते हुए कहा, गड़बड़ कर दी ना तुमने, और वह भी इतनी बड़ी गड़बड़। मान ने उसे देखा और बोला, क्या करूं जिससे वह मान जाए? आइडिया है कोई आपके पास? नित्या ने कुछ सोचा और फिर बोली, वैसे तो वह छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है, मैं तो कहती हूँ उसके लिए ढेर सारे फ्लावर और चॉकलेट लेकर आओ। उसे भाभी की तरह लिली फ्लावर बहुत पसंद है और चॉकलेट के लिए तो वह कुछ भी कर सकती है। हाँ, साथ में आइसक्रीम या पेस्ट्रीज और ले आना, मुझे लगता है इतना काफी होगा। मान ने उसकी बात सुनी तो तुरंत गौरव को कॉल किया। इधर गौरव बेचारा आज ही तो नित्या से फ्री हुआ था, उसने जैसे ही अपने बॉस का कॉल देखा तुरंत कॉल पिक किया। तो उधर से मान ने कहा, मुझे एक फ्लोर बुके, ढेर सारी चॉकलेट और साथ में कुछ आइसक्रीम और प्रेस्टीज भी चाहिए, जल्दी से जल्दी शेखावत मेंशन ये सब पहुंचा दो। ये कहकर मान ने बिना उसकी बात सुने फोन काट दिया।
गौरव ने हैरान परेशान होकर अपने फोन को देखा और खुद से ही बोला, यह आदमी करना क्या चाहता है? मेरी जान लेकर मानेगा क्या? लेकिन वह ये बातें खुद से ही कर सकता था। मान के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी। उसने गहरी सांस भरी और बिना मन के ही उठकर मान के बताए काम में लग गया।